हाँ, यही बोल रहे थे कि मान लो कि अभी नोट्स पूरी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स अगर नहीं पा रहे हैं और टाइम भी ज्यादा है भी नहीं, मतलब है ठीक है, अगर पढ़ो तो ठीक है कंटिन्यूअसली, लेकिन वो लगातार होता नहीं है। अगर तुम अच्छे से रूटीन के हिसाब से 4 दिन पढ़ोगी तो 3 दिन फिर तुम्हारा नहीं होने वाला अच्छे तरीके से, है कि नहीं। तो नोट्स से यस। अगर पढ़ने का टाइम मिलता है तो पढ़ो, लेकिन बात ये भी तो हो जाता है ना कि मान लो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन भी तो रिलेटेड नोट से ही होता है, तो पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नोट्स का चीज यूज हो रही है और नोट्स भूले हुए हैं सपोज करते हैं, तो फिर क्वेश्चन क्या पूरी तरह से बनेगा, ये भी तो एक डाउट हो जाता है, ठीक है ना। नहीं, नहीं सर, वो बोल रहे थे कि ऐसा मतलब ले कि नोट्स के ज़रिए क्वेश्चन अगर सॉल्व करे तो उससे दोनों प्रिपेयर होगा ना, नोट्स भी हाँ, रेडी होगा और क्वेश्चन भी रेडी होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही हम बताने वाले थे कि तीसरा रास्ता यही है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाओ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो नोट्स है उनको पढ़ते जाओ, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, है ना। मतलब नोट्स के नोट्स भी हो जाएंगे और क्वेश्चन के यस क्वेश्चन भी सर। हो जाएंगे, ये यही अभी तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ऐसे भी मान लो कि तुम्हारे पास नवंबर है, नवंबर एंड दिसंबर मान लेते हैं, जनवरी को अभी हम इग्नोर करते हैं क्योंकि जनवरी में हम टेस्ट वगैरह भी कराएंगे, टेस्ट ही देना है उसमें, टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यूज होंगे तो वो, लेकिन 2 महीना में नवंबर और दिसंबर में उन्हें 60 दिन में तुम ये काम जरूर कर सकती है, ठीक है। कि क्वेश्चन लगाने बैठे, क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा बहुत सारा अलग अलग इसका, ठीक है। CMI NBHM TIFR या PYQs रिलेटेड, जैम मैथमेटिक्स का, नेट का, गेट का, सबका क्वेश्चन इतना कम से कम लगाओ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चंस को लेकर बैठो, यस क्वेश्चन सर। से रिलेटेड जो जो नोट्स आ रहा है तुम्हारे माइंड में, कुछ ऐसा नहीं है, देखो मैथमेटिक्स में होता क्या है ना, ये तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं होता है, हमारे साथ भी होता है। 1 महीना तुम पढ़ाई छोड़ दी, अगर हम 10 दिन छोड़ देना कंटिन्यूअसली 10 दिन, तो 10 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि हमको कुछ आता भी था कि नहीं आता था। मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, ठीक है। एक बार रुके तो जंग लग जाएगा, धीरे धीरे आता सब कुछ यस है सर, वो सबकॉन्शियस माइंड में, बट वो बैठा हुआ है, वही चीज है, मतलब वही बोल रहे हैं में तो। तो फेल हो गए, 17 दिन हॉस्टल मिल जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ वो 1 मिनट भी देने को नहीं मिला नोट्स वगैरह। 1 महीना अभी सारा ठीक है ना पेपर तबीयत, अभी कैसा है। नहीं, यस सर, अभी ठीक है, अभी पूरा अच्छा है। अच्छा अच्छा, देखो वो अब जो बीत गया तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, ऐसा होता है, सोचोगे स्टार्टिंग से कि अच्छा 1 साल है, जम के तैयारी करते हैं, जम के ये करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपदा विपत्ति आते रहेगा कि लगेगा कि गया मेरा, फिर गया मेरा, फिर गया मेरा, लेकिन उसको इग्नोर करो। जितने लेकिन पास मेरे साथ पता नहीं सर ऐसा क्यों हमेशा हो रहा है, जब मेरा पेपर का टाइम आ रहा है ना, ऐसा तबीयत वगैरह खराब हो या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो कि बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ जरूर बिगड़ता है। अब तुमको लगेगा कि बाकी सबका अच्छा जा रहा है, सब सही से कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, यस है सर। ना। हमें सिर्फ सिर्फ तुम्हारे हमेशा साथ नहीं, सोचते हैं। यही तो गड़बड़ है ना, तुम सोचते रहते हो और टाइम बर्बाद होते रहता है, तो टाइम बर्बाद हो रहा है, फिर और सोच रहे हैं और सोच रहे हो और टाइम बर्बाद हो रहा है, चक्रव्यूह में फंस गए हैं, ठीक है। तो नहीं, उतना करो, सोचना नहीं है ज्यादा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करो कि हाँ ठीक है कि 60 दिन भी है, चलो 60 में आप कुछ नहीं तो 40 दिन तो पढ़ सकते हैं ना। अगर डेली अगर 60 क्वेश्चन का भी टारगेट रखते हैं, पूरे दिन भर में 60 क्वेश्चन बनाएंगे, उनका उनसे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, देखो माइंड में ना एक तरफ तुमको सारा पढ़ा हुआ है ना, तो बहुत सारे चीजें वहां पे स्टोर है, बट वो दिख नहीं रहा, जब क्वेश्चन आएगा तो धीरे 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 वो दिखेंगे। अब प्रैक्टिस हो गया, अब जैसे कि हम फिलहाल के लिए 3 टेस्ट लिए थे, तुम टेस्ट भी नहीं दिए, शायद तुमको ऐड भी आई थिंक नहीं किए, ऐड किए क्या फ्री टेस्ट में, 1 मिनट, नहीं सर। तुमको ऐड भी नहीं किए हैं, वो जबकि वो तो अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो कम से कम फिर वो सब उसको टेस्ट हम भी दे टेस्ट के भी देखो। नहीं दिए। क्या। शायद बोले सर अगर शायद उस टाइम एड भी होते तो नहीं दे पाए होते। कोई बात नहीं, तो अभी अभी तुम अभी देना या बाद में जब हमको बोलना कि थोड़ा सा रिवीजन कर लो, अब मैट्रिसेस, ओडी और लीनियर अलजेब्रा इतना का टेस्ट हुआ है, डिस्कशन सिर्फ मैट्रिसेस का हुआ, ओडी और लीनियर अलजेब्रा का नहीं हुआ है, मे बी कल बोलेंगे, हम कल मॉर्निंग में कर सकते हैं उसका डिस्कशन, एक ओडी का करा देंगे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा का। तो तुम एक काम करना, कम से कम पहले टेस्ट दे लेना, कि टेस्ट वाला थोड़ा सा रिवीजन करके एक दिन मैट्रिसेस का रिवीजन कर लो, और उनका टेस्ट ही तो 20 क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो, बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिलेंगे,
तुमको अच्छा लगेगा तो खुद ही तुमको एनालिसिस हो जाएगा, मार्क्स नंबर दिखेगा भी तो लगेगा कि अच्छा ठीक है। मार्क्स नंबर कम ज्यादा वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहाँ समझ में हमको एग्जाम वाला क्वेश्चन आया कि नहीं, मोबाइल से देख के लैपटॉप से देख के टेस्ट हम दे पा रहे हैं कि सर नहीं दे मेरा पा रहे। मार्क्स भी हाँ, सर मेरा मार्क्स भी इसी से कम होता है ना कि हम बैठ नहीं पाते हैं, उतना टाइम नहीं नहीं तो देते हैं हम। 1 घंटा तो 10 बैठना मिनट ही का अगर पड़ेगा। टेस्ट रहता है ना तो सोचते हैं कि 5 ही मिनट में कंप्लीट करके निकल जाए। नहीं तो एक काम करो, चेयर में बैठ जाओ और बोल दो दोनों तरफ से दुगो को कि हमको बांध के रखो जब तक कि टेस्ट ना खत्म हो, ठीक है ना? तब तो होगा। ऐसा कैसे नहीं होगा? रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है तभी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो 3 घंटा पे कैसे एग्जाम में फिर बैठ पाओगे, है ना? अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो 3 घंटा एग्जाम में बैठना फिर मुश्किल हो जाएगा ना, ये भी तो बात है, ठीक है? तो वो तो लाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा, ठीक है? अब 1 घंटे का टेस्ट है, 3 घंटे का तुमको फाइनल में देना है, अगर 1 घंटा भी ना बैठ पाओ तो फिर तो मुश्किल होगा, है ना? एक मिनट बस, या 1 सेकंड। तो ये चीजें है, देखो करना पड़ेगा, बिना किए तो होगा नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा, जितना ही हो। अभी जैसे इतना ही दिन है तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, पढ़ा हुआ बहुत सारा है, बस वो भूल गई हो, सबके लिए हम बोल रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं कि वो दिमाग से अगर हट गया है कोई बात नहीं, ठीक है? वो हो जाएगा, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा दोबारा, बिल्कुल होगा, कहीं नहीं होगा, होगा, बस थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बना के देखो, काफी तुमको सारा लगने लग जाएगा, ठीक है ना? अभी जैसे टेस्ट वाला है वही बनाओ, जितना क्वेश्चन है वही बनाओ, अभी जो क्वेश्चन करेंगे इसी को ट्राई करो, ठीक है? आज कुछ क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज करेंगे, किसका? सीक्वेंस का, इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इन सबको भी देखो तो होगा, धीरे धीरे करके हो पूछने जाएगा। वाले थे सर, हम आपसे पूछने वाले थे कि पीवाईक्यू कराएंगे कि नहीं। पीवाईक्यू कराएंगे लेकिन टॉपिक वाइज जैसे चल रहा है उसी तरह से, और सारे पीवाईक्यूज कराएंगे 2024 से, लेकिन वो अभी नहीं कराएंगे, वो तुम्हारा मान लो कि 25 दिसंबर के बाद ही कराएंगे, लगातार ही चलेगा, पर डे टेस्ट भी चलेगा ना, उसी के साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी कराएंगे, पर डे एक एक करके 60 60 पीवाईक्यूज चलेगा, ठीक है? उसमें वैसा नहीं चलेगा पीवाईक्यूज, जैसे कि मान लो कि 60 क्वेश्चन 2024 का है, आप पहले बना लो एक बार, 60 में से 30 तो बनेंगे ना खुद से कम भी, बाकी 30 जो नहीं बनेंगे उनको हम कंटिन्यूअसली उस दिन पे कर देंगे, फिर अल्टरनेट टेस्ट रहेगा, फिर नेक्स्ट डे पे फिर 2023 का पीवाईक्यूज आपको दिया जाएगा, आप पहले उसको रूम में घर में सॉल्व कर लो, ठीक है? फिर उसमें से अगर आपके मान लेते 40 बन गए, 30 बन गए, जितने भी बने, रेस्ट ऑफ जो नहीं बने उनको फिर उसके नेक्स्ट डे, जैसे अल्टरनेट टेस्ट होंगे, एक दिन तो आपके टेस्ट होंगे, नेक्स्ट डे पे आपके पीवाईक्यूज का कर देंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे टेस्ट होंगे, फिर नेक्स्ट डे पीवाई टेस्ट जो होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से वहाँ अल्टरनेट टेस्ट करेंगे, अल्टरनेट पीवाईक्यूज करा देंगे। सर टेस्ट ऐप में ही लेते हैं। ऐप में, लैपटॉप में, जिसमें भी हो तुमको देना हो दे सकती हो, ठीक है ना? नहीं मतलब जो पहले ग्रुप में लेते थे, ऐसे ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर देते थे, वैसे पूछ रहे हैं कि वैसे नहीं 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 नहीं, है। वैसा नहीं, जो भी है ऑनलाइन ले रहे हैं अभी, ठीक है? पिछली बार तो ग्रुप में सेंड कर देते थे ना, प्रैक्टिस ऑनलाइन में रिवीजन हाँ, टेस्ट जैसे। हाँ। यस उ- सर। अच्छा, और उसमें क्या होता है ना, रिवीजन टेस्ट जैसा व्हाट्सएप में सेंड करने में प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें उसमें जो एक्सपीरियंस होता है टेस्ट देने का, और जो ऐप एप्लीकेशन से हो या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे है, जो वो दोनों एक्सपीरियंस बहुत अंतर है, ठीक है ना? इस वजह से, क्योंकि फाइनल एग्जाम तुमको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देना है, तो इसलिए हम इस बार ग्रुप ग्रुप पे सेंड नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्यूटर से ही तुमको देना है, ठीक है? चलो, सही है, और बताओ बाकी सर, सब। हाँ बोलो। कह रहे लैपटॉप पे वो लेक्चर्स नहीं देख सकते क्या, वो जो जैसे लॉग इन नहीं करके नहीं देखते नहीं, हैं। वो लेक्चर्स अपलोड करना पड़ेगा हमको, तभी देख पाओगे, ऐसे नहीं देख पाओगे, वो अपलोड नहीं किया, अलग से हमको सारा अपलोड करना पड़ेगा, तभी लेक्चर, वहां पे सिर्फ तुम टेस्ट दे सकते हो, इवन नोट्स भी नहीं देख पाओगे, ठीक है?
नोट्स अच्छा वगैरह तो यहाँ पे हम देख पाएंगे क्योंकि हम एडमिन है, तुम नहीं देख पाओगे जब तक हम यहाँ से उसको अपलोड नहीं करेंगे। पर्सनली मुझे फिर अपलोड करना पड़ेगा, फिर होगा। मतलब बहुत थोड़ा सा मेहनत है, वो पूरा कोर्स में जाएगा। कोर्स में फिर मेरा रिस्ट्रिक्शन कम रहता है। तो तुमको ओके सर। लेक्चर वगैरह देखना हो तो तुमको मोबाइल पे ही देखना पड़ेगा फिलहाल के लिए। और ओके। बताओ नीरज, तब लाइट लग गया घर में? यस सर, अभी तो काम ही कर रहे थे, पूजा वाला सब सामान ला रहे थे, तो वही देखिए क्लास भी है। करो अच्छा से पूजा, इतना पूजा करो कि रैंक आना चाहिए टॉप 10, नहीं तो सारा पूजा बेकार हो जाएगा। बताओ। तो आज से है पूरा दिन भर भूखे रहेंगे, रात को पूजा है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। तो मेरा पूजा तो अभी सुबह सुबह होगा, एकदम पेट भर के खाना खा लिए, और क्या, काम करता हूँ। चलो ठीक है, लाइट वाइट लगाओ, देखते हैं आए क्लास तो के करिए बाद सर, क्या। आए हैं उस दिन जिस दिन छुट्टी मिला, उस दिन से अभी तक तो छुट्टी उस मिला ही दिन नहीं उस थे। दिन एक्चुअली क्या हो गया था ना, जो लास्ट क्लास के दिन मेरा फिर से तबीयत खराब हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, तो दिक्कत हो रहा था। उस दिन हमको बड़ा अफसोस हुआ कि 2 दिन के लास्ट के 2 दिन के क्लास को हम नहीं ले पाएंगे, तो आज लेक्चर नंबर 28 होता, ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होते, बट उस दिन क्लासेस नहीं कर पाए। तो कोई बात नहीं, अभी इधर कुछ दिन क्लासेस होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सुबह में मॉर्निंग में आज तो 9:30 9:15 हो गया, ऐसे 9 बजे से 10 बजे 10:30 बजे तक, या जैसा भी रहे 15-20 क्वेश्चन करके हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे, सीक्वेंस का, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इधर के जितने भी पीवाईक्यू से रिलेटेड है, नेट गेट, इस तरीके से क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे अपने थ्योरी को, जो भी हम लोग रिसेंट में पढ़े हुए हैं, राइट। तो बस वही सारा चीजें को अभी हम लोग सर करने वाले हैं। क्वेश्चन चलेगा, कौन सा टॉपिक का चलेगा? क्या? कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन चलेगा? अभी तो सीक्वेंस का करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का भी चलेगा, ठीक है। एक मिनट। कल से सर? हाँ, अभी कल सीक्वेंस से का बात चलेगा, उसके बाद फंक्शन ऑफ, कल नहीं कल नहीं कल नहीं कल नहीं अच्छा कल नहीं चलेगा। उसके मतलब अपकमिंग में चलेंगे, परसों चलेंगे, अच्छा ठीक है। ठीक। कल कल क्लास जो है तुम्हारा, कल तो कम से कम छुट्टी ही रहेगा, कल नहीं होगा, क्योंकि ठीक है आज ना। भर मेरा काम है, कल से ऑफ ही रहेंगे। कल से फिर अपना पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करेंगे। ओ- ओके ओके, कोई नहीं, कल में भी क्लास नहीं होगा, फिर परसों क्लास हो सकते हैं तुम्हारे। परसों नेक्स्ट डे फिर छठ में जब छुट्टी हो तो बता देना, ठीक है, मॉर्निंग में ही क्लास चलेंगे। जिसका ठीक। भी डाउट होगा, डिस्कशन होगा, कुछ करना हो, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, वो पहले सेंड कर देना, मॉर्निंग में हम सुबह में उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। ऐसे राजीव तुम भी भेजे हुए थे, तो वो भी हम उसको भी करेंगे, जितना भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा। सीक्वेंस से रिलेटेड और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से रिलेटेड पहले इनको करते हैं, फिर बाकी जो भी तुम्हारा डाउट हो अदर टॉपिक से भी वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक। ठीक है, इतना तक बातें हो गया। हाँ, अब ये बोलना चाह रहे थे कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का ना, जो पिछले साल सर पढ़ाए थे वो वाले हम तुमको दिख रहा होगा आई थिंक, तो वो वाले हम तुमको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो तुमको देखना क्या क्या है वो बता रहे हैं। ऐसे तो एक को अभी ऐड किए है, बाकी सबको ऐड कर देंगे। जो क्वेश्चंस है वो कुछ हद तक तुम लोग, जैसे कि मान लो किन्हीं को अगर पढ़ना हो और अभी हम वो नहीं करा रहे हैं, तो तुम खुद से भी कर सकती हो, ठीक है। तो मान लो जैसे IIT जैम मैथमेटिक्स ऑनलाइन है, इस पे तुमको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सर पहले, ऐसे हम कुछ कराए हैं लेकिन कुछ हम नहीं कराए हैं। इसमें जाओगे तो ये बैचेस ऐड कर देंगे, तो इसमें रियल एनालिसिस में जाओगे तो तुमको दिखेगा यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज, काउंटेबिलिटी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये सब तो नहीं देखना, वन वेरिएबल पे ही फोकस करना है, बाकी सारा चीज हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इवन इनसे ज्यादा ही करा चुके हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा ही करा चुके हैं, असाइनमेंट वगैरह नहीं देखना, ये सब में कुछ मिलेगा भी नहीं। इसमें क्लास नोट्स है, तो क्लास नोट्स इससे यहाँ तक तो हम करा चुके हैं बहुत अच्छे से, जैसे लेक्चर 8 लेक्चर 9 तक ये सब, यहाँ तक लेक्चर 10 तक, इवन इससे ज्यादा लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा एक लेक्चर यहाँ छुटा हुआ है। उसके बाद एफओएस का डिस्कशन है, ये जो डिस्कशन वाला सेक्शन है, एफओएस का डिस्कशन, ये वाले सेक्शन को तुम देख सकती हो फिलहाल के लिए। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस याद करो, ऐसे क्वेश्चन हम तुमको असाइनमेंट 1 करके दिए हुए हैं। रियल एनालिसिस असाइनमेंट 1 वाले एक दिए थे जब हम दुर्गा पूजा के छुट्टी में थे, तो यहाँ पे ना उनसे रिलेटेड तुमको थ्योरी प्लस उनका सॉल्यूशन यानी कि आंसर की भी मिल जाएगा। तो जब तक हम मान लो कि गेट के नेट के अलग क्वेश्चंस को तुमको मॉर्निंग में करेंगे, तुम और एक्स्ट्रा देखना चाहती हो तो ये वाले सेक्शन को तुम खुद से देख सकती हो, ठीक है। ये वाला सेक्शन तुम खुद से देख सकते हो, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्लस उसके आंसर भी दिए गए हैं।
जो इसका सॉल्यूशन नहीं है वो सॉल्यूशन हम यहाँ पे करवा देंगे। लेकिन ये वाले सेक्शन तुम देख सकती हो, बहुत शानदार है। क्वेश्चंस लेवल के हैं, नेट गेट लेवल के हैं, तो अच्छा लगेगा ये सेक्शन। ठीक है, इसमें टोटल तुमको कितना दिया गया है, तो टोटल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन जो है टोटल 7 डिस्कशन है। 7 में जितने भी क्वेश्चन है उनमें लगभग 40% तुम पहले बना चुके हो। बाकी जो 60% मिलेंगे ना वो न्यू मिलेंगे, तो न्यू मिलेंगे तो उनको तो ट्राई कर सकते हो ना, ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जबरदस्त जबरदस्त तरीके के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आते हैं उसी तरीके, जैसे आईएसआई में पूछा गया हो या कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी है ना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। और ये सब छोटा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज और इसमें नोट करना, इसमें कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी के भी हैं, तो पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी वाला क्वेश्चंस नहीं देखना है, क्योंकि तुमको पता चल जाएगा खुद ही कि अच्छा ये तो मेरा सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, कौन सा टोपोलॉजी का, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि सीक्वेंस के साथ कौन सा टोपोलॉजी भी रिलेटेड रहता है, पता नहीं चल पाता है। अक्सर रिलेटेड रहता है, वो पता नहीं चल पाता, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो दिखेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा टोपोलॉजी की है या इस तरीके से। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना, यही तुमको अभी एज ए मान लो कि तुम्हारा होमवर्क है। बाकी मॉर्निंग में क्लास रहेगा, जब भी नहीं रहेगा तुम पढ़ रहे हो तो इसको जरूर सॉल्व कर। तो टोटल यहाँ जो है तुम्हारा वो कितना सारा है, टोटल 7 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के हैं। ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का दिख रहा होगा 7, ये तुमको कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एफओएस डिस्कशन में। और एफओएस डिस्कशन कहाँ मिलेगा, ये कॉन्टिन्यू कहाँ गया, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो है इसी में तुमको मिलने वाला है। ठीक है, ये जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है इसी में तुमको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि तुमको दिख गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, बाकी इसमें नहीं देखना, टू वेरिएबल वगैरह ये सब में असाइनमेंट्स है नहीं है, कुछ नहीं है, ये पढ़ाया नहीं गया था, ये सब सारा हम तो करेंगे। और सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसमें भी तुमको मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज असाइनमेंट। असाइनमेंट में नहीं देखना, ये सारा हम ऑलरेडी तुमको दे चुके हैं, तुम देख सकते हो यहाँ से, अगर तुम घर पे नहीं लेके गए हो। जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो गया, ये सब ऑलरेडी देखो वही क्वेश्चन है जो कि हम तुमको दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये सारा का सारा हम तुमको दे चुके हैं, तो वही वाले हैं, तुम चाहो तो यहाँ से इसको देख सकती हो। और अदरवाइज यहाँ पे वही सारे असाइनमेंट को अलग अलग ब्रेक किया हुआ है, जितने हम तुमको एक साथ क्वेश्चन दिए गए ना, यहाँ सारे के सारे असाइनमेंट को ब्रेक किया हुआ है। किसी को अगर नहीं मिला है तो मैसेज करना, वो हम तुमको सेंड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पे है। इवन एक कलरिंग पे हम तुमको प्रिंट आउट करके दिए हुए हैं। और ये हो गया यहाँ पे। और इसके जो डिस क्लास नोट्स है ये पिछले साल पढ़ाया गया था, इनका मॉडिफाइड वर्जन हम तुमको करवाए हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा है कि नहीं करवाया गया है, जो कि क्लासेस में अभी हम तुमको करवा चुके हैं, इससे बहुत ज्यादा ही देखना। तुम अगर तुम इसको देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखना, ऐसे इसका जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, मेनली जो है बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना। मेनली तुमको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, एफओएस डिस्कशन जो है, नोट्स, ये देखना है, इंपॉर्टेंट है। ये 7 पीडीएफ है और सातों का तुमको अगर वीडियो चाहिए तो आई थिंक यहाँ पे वीडियो भी रियल एनालिसिस सेक्शन में मिल जाएगा। और ये हम पूरा का पूरा जैम वाला सेक्शन ही तुमको ऐड कर देंगे। वीडियो पे देख लेते हैं क्या इनके वीडियो भी अवेलेबल है या नहीं है। वीडियो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल और डिस्कशन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल डिस्कशन में, और डिस्कशन है वीडियो अवेलेबल, देखो। कंटेंट डिफरेंशियबिलिटी लेक्चर 7, लेक्चर 6, बस यही दोनों है और नहीं है। अच्छा अच्छा, दो ही है, बाकी वीडियो क्या हुआ, ठीक है हम देख लेते हैं। पहले नोट्स देखना, नोट्स से अगर ठीक है, अगर समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो हम करा देंगे। और वीडियो हम ट्राई करते हैं कि बाकी वीडियो डिस्कशन का हम यहाँ पे अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं। अगर मिल जाता है मेरे पास अभी, ठीक है, यूट्यूब पे होना चाहिए, उनको सर्च करके फिर हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो हम अभी देख लेंगे। अब फिलहाल तो दो ही है, तो लेकिन तुमको ये सेक्शन देखना है। अब ये सेक्शन जो हम पूरा जैम वाला है तुमको ऐड कर देंगे, ध्यान रखिए कुछ दिन के लिए ऐड करेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहेगा तो दिक्कत करेगा। ये तुमको मिल जाएगा कौन सा, IIT जैम मैथमेटिक्स ऑनलाइन, IIT जैम मैथमेटिक्स ऑनलाइन, इस तरीके से तुमको मिल जाएगा। ये वाले इधर दिख रहा होगा, IIT जैम मैथमेटिक्स ऑनलाइन। ठीक है ना, इसी को हम ऐड कर देंगे, इसमें दिख जाएगा। तुम्हारा जो बैच है वो कौन सा, ये IIT जैम 2025 वाला है ना। तो इसमें तो अभी तुम अभी देख ही रहे हो, इसमें सारा भी हम कंटेनर भी अपडेट कर ही दिए हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और एक चीज और है, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए पिछले साल भी आई थिंक हम दिए हुए थे,
सीक्वेंस का सीरीज और सीक्वेंस का प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला तो नहीं दिया, सिर्फ तुमको असाइनमेंट वाला दिया है, लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला जिसमें कि थोड़ा क्वेश्चंस इरर रहते हैं, तो वो वाला भी हम अभी सेंड कर देते हैं, तो उनको भी तुम देख सकती हो। जिसमें उसमें क्या है ना कि तुम्हारे सेट थ्योरी से रिलेटेड भी है, तो सेट थ्योरी से रिलेटेड है तो वो भी तुम देख पाओगे, सही रहेगा। ठीक है, और वो समझ में भी आएगा और अच्छे से क्लियर भी होगा। तो सेट थ्योरी वाला या अदर भी तुम वहां से देख सकती हो। तो हम तुमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम रियल एनालिसिस का अभी सेंड कर दे, 1 मिनट लाइन पे रहो। सबमिट। ओके, इसमें कुछ गलत तो है, ये हम मानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है जिसको तुम बना सकती हो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम रियल एनालिसिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, बस इसमें तुमको क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस सीरीज, इतना ही का तुम्हें मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी कैलकुलस वाला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं या दे चुके हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। बहुत सारे बातें हो गई, और कुछ पूछना है किसी को? थोड़ा सा जिसको भी क्लास करना हो वो अपना भी क्लास कर सकते हैं, किसी को अगर बाद में करना हो तो वो अपना रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग के लिए यही था कि तुमको सभी को ऐड कर दिया जाएगा, तुम बाकी अपना वहां से देख। ऐसे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे और क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं करना, 1 घंटा क्लास करेंगे और क्लास एंड हो जाएगा। 1 घंटा से ज्यादा नहीं करना है। 1 घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे आज 1 ही घंटा होगा, बाकी अभी तो बातें की हम लोग बहुत करें। चलो सही है, बाकी सबका ठीक है ना। सिमरन तुम्हारा कैसा चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है कि घर में सिर्फ एंजॉय चल रहा है? आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताओ कहाँ हो अभी, घर ही पे हो ना? हाँ, घर ही है। अच्छा अच्छा, तब क्या चल रहा है घर में, दीपावली का तैयारी? दिवाली और साथ में पढ़ाई भी। अच्छा, पढ़ाई भी चल रहा है। हम्म। चलो तब ठीक है, तो पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा करके। दीपावली भी मनाना है, हमको भी मनाना है, लेकिन थोड़ा सा हाँ। पढ़ भी लेना जरूरी है। हल्का सा पढ़ लेंगे तो एक संतुष्टि रहता है कि हाँ चलो थोड़ा पढ़ लिया, तो एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। यस सर। यही चीजें हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग फटाफट करके 10-15 मिनट जितने भी टाइम लगे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, ओके। देखो कितना समझ में आता है, घर जाने के बाद कितना भूल गए हो। क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देख सकती हो, ये क्या हो रहा है। इसका आंसर कोई बता सकती है फटाफट करके? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर। क्या हो रहा है? बी नंबर सर ऑप्शन लग रहा है। कितना? बी नंबर ऑप्शन लग रहा है हमको सही। बी नंबर, ओके। देखो ए बी में हमको कभी कभी सुनाई नहीं देता, तो ऐसा बोलना 1 2 3 4, उससे समझ में आ जाएगा कि कौन सा बोलना चाह रहे हो, ठीक है ना। ठीक। तो ये चीजें हैं। तो ओके ठीक है, देखो तब क्या होता है। और कोई? यहाँ पे कहता है एक्शन दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 1 - 1/n इतना, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर, तुमको अभी जस्ट बताए भी थे। क्या ये सीक्वेंस क्लोज्ड है? क्या ये सीक्वेंस क्लोज्ड है? तो तुम क्या करो, एक काम करो ना, लिमिट अगर निकालोगे n टेंस टू इन्फिनिटी, मुझे इतना बताओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कितना वैल्यू देगा एक्शन का? ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और 1 - 1/n, और लिमिट को तो हम ब्रेक कर सकते हैं, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, साइन n पाई बाई 3।
इनका लिमिट तो फाइंड नहीं होगा, बट इसके पास लिमिट पॉइंट तो है ना। लिमिट तो फाइंड नहीं होंगे लेकिन लिमिट पॉइंट है। ये कितना होगा, इनका लिमिट फाइंड हो जाएगा, ये हो जाएंगे 1, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी में 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो 1 तो हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएंगे साइन n पाई बाई कितना, n पाई बाई 3। ठीक, तो इसके 3 लिमिट पॉइंट आ गए ना जी। कौन कौन सा, कौन कौन सा। n अगर 3 के मल्टीपल हो तो क्या हो जाएंगे, 0। n अगर 3 के मल्टीपल हो जाए तो 0, इफ n बराबर 3 के, 3 के मल्टीपल में 0। ठीक, अच्छा। अब आगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल में जाएगा तो n पाई हो गया ना, तो फिर तो वो 0। अब इसमें अगर n का वैल्यू 1 करेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, √3/2 आई थिंक। इफ n बराबर 1 तो n इक्वल टू कितना कर दे, 3 के -2, तब ना n बराबर 1 होगा, k का वैल्यू 1 करेंगे तो। अच्छा, n बराबर 2 करते हैं तो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 दैट मीन्स 5 माइनस पाई बाई 3, है ना। सेकंड क्वाड्रेट में भी तो यही देगा, √3/2। n बराबर 4 करते हैं, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 दैट मीन्स पाई प्लस पाई बाई 3। थर्ड क्वाड्रेट में पाई प्लस में माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब माइनस साइन पाई बाई 3 दैट मीन्स माइनस ऑफ √3/2। 4 में इसका मतलब n इक्वल टू 3k प्लस 1। या एक काम करते हैं, ये तो गड़बड़ होगा थोड़ा सा, क्योंकि 3k -2 में हुआ ना, अब 3k प्लस 1 में जा रहा है, ये 3k प्लस 1 में ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि दो दो वैल्यू पे सेम आ रहा है। n इक्वल टू 2 के लिए और n इक्वल टू 2 और 2 और 1 के लिए सेम वैल्यू दे रहा है। 3 के लिए तो यहाँ आ गया, 4 और 5 के लिए सेम वैल्यू देंगे, फिर 6 के लिए यहाँ आएगा, 7 8 के लिए सेम देंगे, 9 के लिए फिर यहाँ आ गया, फिर 10 और 11 के लिए ये वाले वैल्यू देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाए। तो 3k प्लस 1 हो गया 4, और 5 के लिए भी कैसे करेंगे इसको, 3k प्लस 2 के लिए करना पड़ जाएगा इस तरह से। अच्छा, 3k -1 और 3k -1 और 3k -2, इन दोनों के लिए यहाँ चला जाएगा, इन दोनों के लिए यहाँ जाएगा, और इनके लिए तो यहाँ जाएगा। अब k तुम्हारा कहाँ से हो गया, तो k जो है इस जगह नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। k का वैल्यू 1 रखो तो कितना हो गया, 1 में। यहाँ पे हो गए k का वैल्यू 1 पे, यहाँ पे हो गए जाके 2, k का वैल्यू 1, तो हो गया n बराबर 1 2 3 4 5। एक k के लिए 5n आ गए, 5 बार रिपीट करके। k का वैल्यू 2 करो, 6 हो गए, है ना, 4 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से आ रहा है, तो 3 लिमिट पॉइंट आ रहा है ना, तो बाउंडेड है इतना, तो ऐसे इजीली कर दिया। तो लिमिट सुप्रीमम कितना हो जाएगा ये बताओ, लिमिट सुपीरियर एक्शन कितना हो गया जी, लिमिट सुपीरियर लिमिट एक्शन इक्वल टू, √3/2 हो जाएगा फिर बिल्कुल। इसमें। और लिमिट इंफीरियर एक्शन कितना हो गया, क्योंकि बाउंडेड आ गया ना फिर। यस सर, -√3/2। हाँ, तो इतना तो पता चल गया कि इंफीरियर सुपीरियर, एल कितना है जी, लिमिट इंफीरियर -√3/2, एस कितना है, लिमिट सुपीरियर √3/2 आ रहा है ना, और एल एस से तो छोटा ही है, स्ट्रिक्टली है ना, या कंडीशन स्ट्रिक्टली, हाँ बिल्कुल है, -√3/2 इज स्ट्रिक्टली लेस देन √3/2, हाँ या ना। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, हाँ या ना। n π/2 नहीं है, n π/2 नहीं है, n π/3 है, n π/2 में होता है 1 - 1 करके, और n π/6 होता है, तो फिर शायद इनका चांसेस कुछ बनता, शायद, समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, n π/3 है, n π/3 में कितना होता है, π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, इसी तरह से होंगे ना। और साइन में π/3, 2π/3 में √3/2 होता है। बस यहाँ पे अगर कॉस हो जाता तब तुम्हारा ऑप्शन ये वाले हो जाते। कॉस में क्या होते हैं, साइन की जगह अगर कॉस हो जाते तो ऑप्शन ये वाले, क्योंकि कॉस π/3, 2π/3 में या तो 1/2 देंगे या -1/2 देंगे, आया ना। तो क्या ये समझ में आया, ठीक है। यस सर। चलो, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये तुम्हारा जो पूछा है ये CMI में पूछा हुआ है, CMI 2013 में, ठीक है।
तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बोलो। क्वेश्चन दिख रहा है तो बताओ। पहले पहले देखो पढ़ के कि समझ में आया नहीं आया, बनेगा नहीं बनेगा, फिर जाके उस पर डिस्कस किया जाएगा। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, दिखता नहीं है थोड़ा जूम क्लियर। कर देंगे, बिल्कुल जूम कर देंगे। ये लो, अब दिख रहा है। यस सर, क्लियर दिख रहा है। हाँ। आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई एक्स नॉट बराबर 0 दिया और एक्शन इस तरह से डिफाइन किया, कहता है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करो। बाउंडेड होगा, मोनोटोन होगा, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, डी ऑप्शन कहाँ गया जी? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे ना, तो बाउंडेड, मोनोटोन, कन्वर्जेंट, एगो नन ऑफ दीज कर देते हैं। डी ऑप्शन ही नहीं दिए। सर एमएस क्यों है? हाँ, ये एमएसक्यू बिल्कुल। पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स, पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स, ये एमएसक्यू है। हाँ बिल्कुल, ये एमएसक्यू है। सर ए और सी तो मिल गया, बी देख। ए और सी अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, इतना ध्यान रखना। अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, तो ये तो हो जाता है। अब मोनोटोन आता है, तो मोनोटोन के लिए दो चार टर्म देखना पड़ जाएगा ना, तो ऑल ऑफ देम कर यस देते हैं। सर। देख लो। अच्छा, मान लेते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये जाएगा कि कुछ नहीं, अगर लेट करके अगर ये कन्वर्जेंट है तो an का वैल्यू कितना जाएगा? l। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं, l बराबर एल स्क्वायर प्लस 1/4, क्योंकि an l है तो n प्लस 1 टर्म भी l ही जाने वाला है। तो अगर यहाँ से देखें तो कितना हो गया, एल स्क्वायर माइनस एल प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो क्या l का वैल्यू यहाँ से निकल सकता है? तो l कितना हो जाता है अगर इस केस में देखें, l माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या सही है? एल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से l तो एक ही वैल्यू निकला जी, 1/2 निकला कि नहीं निकला? 1/2 यस सर। परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, तो l तो एक ही आया, 1/2। अब तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 0। इसका मतलब इंक्रीज ही कर रहा होगा। ऑसिलेट भी करेगा अगर, तो दोनों साइड से करना चाहिए था। ये देख लेते हैं, तो क्या कोई टर्म 1/2 से ज्यादा है? अगर नहीं ज्यादा है तो मोनोटोन इंक्रीजिंग, तो मोनोटोन हो जाएंगे। पहले देख लो, कोई भी टर्म, सॉरी, कोई भी टर्म जो है तुम्हारा, वो 2 से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा, 1/2 से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा। दो चार टर्म पे देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। पहला टर्म तो तुमको दिया गया, चलो आ जाओ फॉर फर्स्ट टर्म के लिए x1, तो इतना तो है कि ये कन्वर्जेंट और बाउंडेड तो हो ही जाएगा। 1/2 से बड़ा कोई नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है ना, तो लो, मोनोटोन, मोनोटोन है तो ऑल ऑफ देम भी हो जाएंगे, ठीक यस है सर। है ना। तो ये एक फिर भी हम देख लेते हैं, एक्स नॉट तो खैर टर्म नहीं है, ये तो 0 दिया गया है। x1 बराबर कितने हो गए? x1 बराबर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4, तो ये कितने हो गए? 1/4। ओके, x2 कितने हो? 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, देखते हैं। x2 बराबर कितने हो गए? x1 का स्क्वायर प्लस 1/4। x1 का स्क्वायर कितना है जी? 1/2 स्क्वायर, और प्लस 1/4 को भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इतना, इसको कितना लिख सकते हैं बोलिए? ये कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 ही हो जाएगा ना। यस। लेकिन कहें, अरे गलती ना कर दिया जी, ये 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, तो 1/4 होगा। ओ यस सर। हाँ, तो कितना हो गया अब बताओ तो? 2 पर पावर 4, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये ना होगा? तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल के लिए इतना ही रख देते हैं, नहीं फिलहाल के लिए रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो ये 5 हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, x3 कितना होगा बताओ? मोनोटोन इंक्रीज तो दिख रहा है। x3 कितना हो गया? x2 का स्क्वायर प्लस 1/4, तो x2 का स्क्वायर दैट इज 25/2 पर पावर 4, 4:4 कितने हो गए? 8, और प्लस 2 स्क्वायर कितने हो जाएंगे? तो 2 पर पावर 8 हो गए, और यहाँ पे आ गए तुम्हारे
25 है ना, 2 दूनी 4 1 5, 25 इंटू कितना हो गए 2 पर पावर 6, 25 इंटू 2 पर पावर 6 और प्लस कितना हो जाएंगे बोलो 2 पर पावर, ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहे हैं, यहाँ होंगे 2 पर पावर 6 ना जी, इसमें कितना था 2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएंगे 2 6, तो ये हो गए, जो भी हो इतना है, इतना तो गारंटी है ना कि 2 पर पावर 8 से ये छोटा ही है ना, और इस वाले से 5/2 पर पावर 4 से बड़ा ही है, दिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन हो जाएंगे तुम्हारे 5/2 पर पावर 4, ये ग्रेटर देन हो जाएंगे तुम्हारे 1/2 स्क्वायर, ये ग्रेटर देन हो जाएंगे तुम्हारे 0। तो यहाँ से एक चीज तो दिख रहा है कि ये जो सीक्वेंस है तुम्हारा क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है, क्यों, क्योंकि 1/2 से सारा छोटा ही हो रहा है, तो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्ज भी ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं पहले एल निकाल के। तो एग्जाम में तो हमको पूरा थ्योरी थोड़ी करना है, एग्जाम में क्या करना है, उनको बस जहां तक उसको सॉल्व करना है और समझना है। तो अगर एल एल का वैल्यू एक आ रहा है 1/2, तो कन्वर्जेंट बाउंडेड, अब बचा मोनोटोन, तो देखो टर्म क्या हो रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, तुम्हारा 0 से लेकर 1/2 तक पहुंचना है। अगर कोई भी टर्म 1/2 से बड़ा होते तो बोलते कि मोनोटोनिक नहीं है, तो ये मोनोटोन भी हो जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, मोनोटोन हमेशा ऐसा नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना, मोनोटोन के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम्म ये तो एक थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस हो गया ना, लेकिन मोनोटोन अगर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे जनरली क्या करते हैं, xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 हाँ, होना तो चाहिए। इसको बिल्कुल वही करना पड़ेगा। चलिए वो भी देखते हैं, देखिए यहाँ से सबसे पहले, यहाँ पे आपको तो दिया गया है जी, कहाँ गया एक्सन, अरे तो दिया गया xn+1 बराबर xn का स्क्वायर +1/4, है या ना, ठीक, तो एक काम करते हैं ना जी, xn+1 माइनस xn करते हैं तो दोनों साइड घटेगा, तो xn² माइनस xn+1/4, और ये कितना हो जाएगा, तो ये xn-1/2 का स्क्वायर, है या ना, xn-1/2 का स्क्वायर, a² b² 2ab, सही है। अब मुझे पता है कि xn रियल सीक्वेंस है और उनके -1/2, तो दो रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन, xn क्या है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये कोई रियल नंबर है, उनका स्क्वायर किया तो इतना तो गारंटी है कि ये या तो 0 या 0 से बड़ा होंगे। अब जैसे 0 या 0 से बड़ा होंगे, इसको उठा के लेके आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला कि xn+1 माइनस xn जो है ये आपके 0 या 0 से बड़ा होंगे, 0 या 0 से बड़ा होंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ गया आपके यहाँ से कि xn+1 ग्रेटर देन इक्वल टू xn आ गए, एक मिनट, देयर इज अ डिस्ट्रैक्शन ऑफ घर में रहने का, ठीक है, घर पे रहो, कोई कैसा भी रहे, घर पे वो नहीं देखा जाता है कि हाँ तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे, बीच में कोई कुछ बोलेगा ये कर दो, नहीं नहीं वो करो, नहीं अब ये करना है ये काम, ठीक है ना, फोन करके। हाँ क्या चल रहा था, हम बोल रहे थे कि इसको अगर जनरली देखना है तो तुमको यहाँ से देखना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से हो गया, तो अब ये तो फॉर ऑल एन के लिए हो गया ना, ये जो आपके पास आया यहाँ पे ये फॉर ऑल एन के लिए, तो फॉर ऑल एन के लिए हो गया, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का तो यही कंडीशन होता ही है, और एक एल मेरे पास निकल चुका है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, तो सारे के सारे ऑप्शन ट्रे हो जाएंगे, क्या अब सही है। अगर आप इनको ना करके, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है हम लोग का, मतलब एक थ्योरेटिकली हम लोग सोच रहे हैं, और ये क्या एक जनरल एनालिसिस है, राइट, तो दोनों को देखते हुए अगर आप करोगे तो यहां से हो जाएगा, क्या ये समझ में आया।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। यस सर। नेक्स्ट ये सभी पूछा हुआ है जो अभी हम तुम्हारा किए ना, ये एनबीएचएम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना? एनबीएचएम 2009 में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस को लिया गया है एनबीएचएम 2009 में, ठीक है? तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलिए। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर थोड़ा सा जूम कर देना, जूम कर देते हैं। फोन को सिला नहीं देते, वो कर लो। अब बताइए इसका। गप कर लो। हाँ, एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर दैन बोल रहा है। अगर एक्शन टेंड करेगा ए में तो कहता है कि ए सुप्रीमम होगा, क्या ये बात सही है? दैन में मल्टीपल सेलेक्ट ही रहता है इन जनरली, जब तक कुछ बोला ना जाए मल्टीपल सेलेक्ट सोचो। अगर एक्शन टेंड करेगा ए में तो ए कहता है कि सुप्रीमम होगा, क्या ये बात सही है? यस सर। ऑलवेज सही, ए नंबर ऑलवेज थोड़ी सही होगा, हमेशा तो नहीं सही एलवेस होगा। कैसे सही होगा? बिल्कुल सही। अरे कोई लिमिट, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट ए एल है तो क्या एल हमेशा सुप्रीमम होगा? सर ये कन्वर्जेंट तो है ना सीक्वेंस, ये तो बता कहाँ रहा है। कन्वर्जेंट लिखा है? कन्वर्जेंट यहाँ है, पे ठीक है, लेकिन कन्वर्जेंट वो होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, -1/n भी तो कन्वर्जेंट है, तो इसका सुप्रीमम तो सुप्रीमम इसका होता है 0, ठीक है? 1 इन्फिनिट - भी 1 जीरो बाई हो जाएगा। ना whatever करें। अब बहुत सारे ऐसे हजारों सीक्वेंस ले लेंगे जी कि तुम्हारा मान लो कि कोई सीक्वेंस है, पहला नंबर जैसे पहला के लिए an क्या लेंगे बोलो? हाँ, 1 + 1/n कहाँ टेंड करता है? 1 पे, बट अच्छा वन है ना सुप्रीमम ऑफ an कितना है जी? सुप्रीमम तो 2 है, लिमिट सुपीरियर थोड़ी बोल रहा है, गौर से देखो, समझ में आया? यस सर समझ में। चलो ठीक है, इनको देखो, बी नंबर बताओ। कहता है कि एक्शन +1/एक्शन जो होंगे 1 से छोटा होंगे तो फॉर ऑल एन के लिए तो एक्शन 0 पे टेंड करेगा, ये क्या ये जरूरी है? तो दूसरा सीक्वेंस ऐसा नहीं बना सकते कि 1 से छोटा हो तो वो 0 पे टेंड ना करके कहीं और टेंड करे? काउंटर बोलो कुछ, अगर तुमको लगता है तो काउंटर बोलो, ठीक है? और अगर हाँ तो फिर प्रूफ कैसे करोगे? इसका मतलब क्या होता है कि xn+1 लेस देन हो जाएंगे xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब तो इतना ही बोल सकते हैं कि जो हमारा जो सीक्वेंस है xn, ये क्या है? इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने से लिमिट 0 चला जाएगा? मतलब एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्या ये हम लोग बोल सकते हैं? नहीं स्ट्रिक्टली, सर। स्ट्रिक्टली ले लीजिए क्योंकि आपका इक्वल नहीं है, क्या है? स्ट्रिक्टली कर देते हैं, इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एवरी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ज टू 0, ये बात सही है? हमेशा तो नहीं है, दैन है, मे भी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो ये हमेशा तो सही नहीं है ना? तो ये भी सही नहीं होगा। अच्छा, अगर सही नहीं है तो आप बताओ, काउंटर एग्जांपल दो, कुछ तो एग्जांपल दोगे ना, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और वो 0 पे कन्वर्ज ना करे। इसे ले लेते हैं 1/2 - 1/n। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि नहीं, हाँ या ना? कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है सर। पहला टर्म कितना होता है जी? 1/2 - 1 = -1/2, इंक्रीजिंग है जी। 1/n - 1/2 करो, अब देखो तो अब कितना हो गया?
1 माइनस 1/2 कितना हो गया ये 1/2। A2 कितना हो गया A2, ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 कितना हो गया 0, घट रहा है ना। A3 कितने हो गए, तो 1/3 माइनस 1/2 कितने हो गए जी, तो ये हो जाएंगे -1/6 और घट रहा है, तो ये धीरे धीरे जा रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हो, इजीली देख लो ना, अब यहाँ से कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं ये चीजें, कि आप an+1 और -an करते हैं। an+1 का मतलब n+1 -1/2 और इससे घटा दो -an, तो 1/n -1/2। अब ये जब जैसे ही आप घटाओगे 1/2 तो कैंसिल, तो आपको कितने हो गए 1/n+1 -1/n। अब इसको कर दो तो n इंटू n+1, तो n+1 n माइनस n कट जाएगा तो n+1, तो n+1। अब ये हो जाएंगे आपके -1/n इंटू n+1, चूंकि यह नेचुरल नंबर है, ये तो लेस देन 0 फॉर ऑल n के लिए। फॉर ऑल कहाँ कहाँ से, ये तो नेचुरल नंबर है। अब अगर ये नेचुरल नंबर से आया तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो दिख रहा है, क्योंकि ये हो गए an+1 माइनस an लेस देन 0। इसका मतलब सीक्वेंस an क्या हो गया, इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, इसका लिमिट क्या होगा, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द गिवन सीक्वेंस। -1/2। लिमिट कितना हो गया, -1/2। -1/2। 0 गया क्या, नहीं ना। एंड इसके लिमिट जो हो गए, लिमिट दैट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी an इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी -1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो गलत हो गया, यस सर। ठीक है, ये गलत हो गया, तो ये चीज अभी गया। अच्छा, तीसरा ऑप्शन को देखते हैं, कहता है कि एक्शन n से छोटा होगा तो डाइवर्ज होगा, क्या ये जरूरी है। नहीं सर, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं। सीक्वेंस ले लेते हैं उसके, इसमें कट हाँ, जाएगा। बहुत सारे जो n से छोटा होता है कन्वर्ज होने वाला, तो इसमें तो कोई कहना ही नहीं है ना। जैसे कि an ले लेते हैं 1/n, n से छोटा ही होता है, लेस देन n है फॉर ऑल n के लिए। बट यहाँ पे क्या हो गया, सीक्वेंस an जो हो गया इच कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा 0 पे, तो ये भी गलत। तो बचा एक ही ऑप्शन, क्या, कि अगर n से बड़ा कोई सीक्वेंस होगा फॉर ऑल n के लिए, और जानते हो n तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर, देन एक्सेस डाइवर्ज, एब्सोल्युटली डाइवर्ज। अगर कोई सीक्वेंस का nth टर्म अगर n के इक्वल है उनसे बड़ा है तो वो क्या होंगे, डाइवर्जेंट। जिसका मतलब क्या हो गया, x3 आप करोगे या तो 3 होंगे या 3 से बड़ा होंगे, x4 आप करोगे या तो 4 होंगे या 4 से बड़े होंगे। तो एक्शन का अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो इन्फिनिटी से बड़ा, इसका मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो वो डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। ये डाइवर्ज तो होंगे, या डाइवर्ज कहाँ पे होंगे, प्लस इन्फिनिटी पे। डाइवर्जेंट तो होंगे ही, साथ में प्लस इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, तो ऑप्शन को पिक करना है, ऐसी बात नहीं है, ऑप्शन को पिक करना है और सावधानी से करना है। ये आपका पूछा गया था CSIR नेट में, ठीक है। पहले हम मेंशन नहीं किए ताकि आप पहले सोचो। मल्टीपल सेलेक्ट मतलब आप समझ रहे हो ना, 4.75 मार्क्स इंपॉर्टेंट है, 4.75 मार्क्स, ठीक है। ऑप्शन एक ही सही आया, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन आराम आराम से समझ समझ के करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। मुझे पूरा 60 क्वेश्चन कभी नहीं बनाना एग्जाम में, 40 बनाना है, ऐसा सोचो। एक्शन y1 b2 सीक्वेंस सच दैट इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक एक ऑप्शन को पिक कीजिए, इज ट्रू है, मल्टीपल चॉइस है ये, ठीक है। एक एक ऑप्शन को पिक करना है। अच्छा, इस एल का मतलब क्या होता है, इसका एल का मतलब 1 2 3 4 करके ये चलते जाएगा, ठीक है ना, ये समझना। ये जो लास्ट में एल दिया हुआ इसको हटा देते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 चलते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, अब बताओ।
एक्स एन वाई वन बी टू सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो अब एक चीज सोचो, अगर अगर एक्स एन का लिमिट एल हो तो आपको क्या पता चला, एल से बड़ा हो गया लिमिट ऑफ एन टेंस टू इंफिनिटी वाई एन, और ये एल से छोटा हो गया। ध्यान रखिए यहाँ पे एन प्लस टू है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो एल से बड़ा एल से छोटा वाई एन, तो भाई सैंडविच थ्योरम क्या होता है ये बताइए मुझे। क्या ये बात गलत है कि सही है? सही सही है। सैंडविच थ्योरम कहता है कि किसी ए एन और बी एन और सी एन, तो अगर बी एन ए एन सी एन के बीच में लाई करता है और दोनों का लिमिट सेम हो ए एन और सी एन का, तो बी एन का भी सेम होगा। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होंगे दोनों, बस ये एन प्लस टू टर्म, ये एन टर्म, तो ये दोनों एल हो गए, तो वाई एन का एल। तो इसका मतलब एक तो सेम हो गया ना कि दोनों ही अगर कन्वर्ज करेंगे तो टुगेदर करेंगे एक साथ, ठीक है ना। अगर ये कन्वर्ज किया तो ये भी कर जाएगा, अगर ये एल है तो इन दोनों के बराबर हो गए, तो एक्स एन भी एल चला गया और एक्स एन प्लस टू भी एल चला गया, ठीक है। अब ये चीज है, पहला देखते हैं क्या वाई एन का बाउंडेड होना जरूरी है। वाई एन बाउंडेड होना कोई जरूरी नहीं है फॉर ए के लिए, फॉर ए के लिए वाई एन बाउंडेड होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, आप एक्स एन बराबर कितना ले लो, एन ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक्स एन बराबर कितना ले लेते हैं हम लोग, एक्स एन बराबर एन ले लेते हैं। इस केस में कितना हो गया, एक्स एन प्लस टू इक्वल टू एन प्लस टू, और हम लोग मान लेते हैं कि वाई एन बराबर एन प्लस वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी के आप एक इक्वल भी ले सकते हो, किसी के एक के इक्वल भी ले सकते हो। तो आपको तो यहाँ से इजिली दिख गया कि एक्स एन से आपके वाई एन जो है ना मिडिल में लाई कर गए हैं, और ये फॉर ऑल एन के लिए होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्ट्रिक्टली भी है, खैर यहाँ पे स्ट्रिक्टली दिया नहीं है, अच्छी बात है, हमने स्ट्रिक्टली वाला भी एक ऑप्शन पिक कर लिया। तो क्या ये तुम्हारे बाउंडेड सीक्वेंस होंगे वाई एन? कहाँ बाउंडेड है, ये तो अनबाउंडेड है, गया। चलो दूसरा देखते हैं, एक्शन इज इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, क्या इंक्रीजिंग होंगे? एक्शन इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, क्या इंक्रीजिंग होंगे, ये सोचना पड़ेगा। हम्म वाई एन इज इन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो इंक्रीजिंग दिख रहा है, एक्शन वाला केस में इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना कि अच्छा बढ़ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है एक्शन इनके इवन टर्म इंक्रीज कर रहे हैं और टर्म डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि एक्शन इक्वल टू ऐसा माइनस वन टू दी पावर एन इंटू एन। इसमें क्या पता चला, एक्स वन इक्वल टू माइनस वन, एक्स टू इक्वल टू टू, एक्स थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, इस तरह से हुए ना। अच्छा, एक्स फोर इक्वल टू फोर एंड सो वन। तो आपको पता चल रहा है ना कि एक्स एन जो है वो लेस देन है एक्स थ्री से, ठीक है। ये एक्स एन वन जो है वो ग्रेटर देन है, सॉरी एक्स वन जो है, इसमें से आपको पता चल रहा है कि एक्स वन जो है वो बड़ा होंगे आपके एक्स थ्री से, ग्रेटर देन हो जाएंगे एक्स फाइव, ग्रेटर देन हो जाएंगे इस तरह से। एंड आपको पता है कि एक्स टू विच इज लेस देन एक्स फोर विच इज लेस देन एक्स सिक्स विच इज लेस देन डॉट डॉट डॉट। तो अगर n की बात करें तो n और n प्लस टू, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n दिया है और n प्लस टू है, n है और n प्लस टू है। तो टू का मतलब अगर आप इसको n मान लो तो n प्लस टू ये हो जाएंगे ना, उससे दो गुना ज्यादा, इससे दो दो ऐड कर दो, आप इसको n मान लो तो ये n प्लस टू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक साइड में तो आप देख रहे हो कि अच्छा ये वाला हो रहा है, लेकिन एक साइड में ये भी तो हो रहा है। तो क्या इंक्रीजिंग बोल पाएंगे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, क्या ऐसा बोल पाएंगे? हाँ या ना? कुछ तो बोलिए।
ये सर हाँ सर एक्सन प्लस टू ग्रेटर देन है एक्सन से, वहां तो दिख रहा है, फिर हाँ डायरेक्टली जी, वहां से, तो डायरेक्टली वहीं से कंपेयर करे तो नहीं होगा। वही तो हम तुमको इसलिए तो काउंटर एग्जांपल दिए। यही तुमको दिख रहा है ना वहां पे। यस सर। तो कहाँ इंक्रीजिंग है? तो क्या ये सीक्वेंस की, पूरे सीक्वेंस की बात कर रहा है? अगर यहाँ x1 + 2 की जगह 1 होता तब ना हम कह पाते जी इंक्रीजिंग। अच्छा। दो टर्म जंप कर रहा है ना जी। तो यहाँ तो हम लो ना, हम कर दिए तुमको, ऐसा वाला ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यस सर, ले सकते हो। हाँ तो फिर, तो जब ऐसा वाला ले सकते हैं फॉर ऑल एन के लिए, क्या इनसे तुम ये चीज क्लेम नहीं कर सकते हो कि यहाँ से देखना, ध्यान रखना, हम इनसे ये बोल देते हैं कि यहाँ से एक्स एन जो है ये इस तरीके से है xn+2 फॉर ऑल एन के लिए। किसमें? फॉर ऑल एन के लिए नहीं, यहाँ पे n बराबर फॉर ऑल n बराबर मान लेते हैं 2 के लिए, इस टाइप से। ये तो काम कर जाएगा। यस ठीक सर। है। जो यस जो सर। दो दो जंप कर रहा है ना, दो दो जंप करने पे, यहाँ पे अगर एक जंप करता ऐसा होता 1, तब तो बात बोल पाते हम कि अच्छा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग का कंडीशन ही होता है ये वाला। तो हम इसको हटा देते बीच से कि अच्छा तुम इससे छोटा हो, ये इससे छोटा हो, मतलब तुम डायरेक्ट इससे छोटा हो, ये तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना वो किससे छोटा है। तुम अगर ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो वो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी बस इतना ही कहता है कि हम एक्स एन जो है लेस देन इक्वल टू xn+2 हो जाएंगे फॉर ऑल एन के लिए, ये कहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? यस सर। तो इससे तुम बाकी का नहीं निकाल सकते, इससे सिर्फ इतना ही निकलेगा, इससे इतना ही निकलेगा कि अगर आप x1 करोगे तो वो x3 से छोटा होगा, x2 करोगे तो वो x4 से छोटा होगा। बट x3 x2 का रिलेशन क्या होगा, ये तो नहीं ना दे रहा है। बात समझना, ठीक है ना? x अगर तुम 3 करोगे तो वो x5 से छोटा होगा। इसका मतलब एक चीज निकल रहा है कि x1 लेस देन x3, x3 लेस देन x5। बट व्हाट अबाउट x2 x4 x6, इनके बारे तो नहीं कह रहा है। तो ये चीजें है, तो हम ऐसा बना सकते हैं कि इस तरह से अरेंज करके जो कि तुम्हारा इंक्रीजिंग ना हो। हाँ, यहाँ ध्यान देना, अगर n+1 हो जाए तो दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। बट यहाँ पे आपके वैसा सिचुएशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग हमेशा का है ना, ये सही बात नहीं ना होगा। अगर 1 हो जाता तो 100% सही हो जाता। ठीक है। एक्शन को इंक्रीजिंग कहना सही नहीं होगा। अगर एक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा तो फिर वाई के बारे भी नहीं बता पाएंगे। वाई तो दोनों के बीच में लाई करता है, तो बिहेवियर वाई का डिपेंड करेगा एक्शन पे। ये चीजें हैं। अब देखिए, अब ये सीक्वेंस को अगर आपको लगता होगा कि चलिए ये तो हमको इस तरह से कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, इस तरह से, बट यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। चलिए आपको इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसको बताते हैं। फिर चला जाता है। यहाँ से क्या दिया है वो आपको, एक्स एन वाई एन इंक्रीजिंग है ना, तो हम सीधे सीधे इंक्रीजिंग का डेफिनेशन को यूज कर लेते हैं, राइट। जो आपको दिया गया उसी को लिख रहे हैं हम, ये आपको दिया गया है। ओके, इसका मतलब हो गया x1 लेस देन x3, x2 लेस देन x4, x3 लेस देन x5, x4 लेस देन x6 एंड सो ऑन। तो इससे क्या निकल के आया मेरे पास, वी हैव टू इक्वेशन, क्या क्या निकल के आया कि x1 लेस देन x3 which is less than x3, x5 which is less than x5 s7 dot dot dot, and x2 which is less than x4 which is less than s6 which is less than x8 which is less than dot dot dot। ठीक, तो ऑड टर्म से छोटा हो रहा है, इवन टर्म से छोटा हो रहा है। बट व्हाट अबाउट ऑड टर्म एंड इवन टर्म टुगेदर? इंक्रीजिंग का मतलब हर एक टर्म होता है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, हर एक टर्म में वो जाना चाहिए। व्हाट अबाउट ऑड एंड इवन टुगेदर, इसका क्या होगा? व्हाट अबाउट ऑड एंड इवन टुगेदर? ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
क्या इसके बारे में दिया है? नहीं। अब अगर हम लोग को चाहिए इंक्रीजिंग, तो वो तो होता है एक्स एन लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन। इसका मतलब जो होगा एक्स वन एक्स टू से छोटा हो, एक्स टू एक्स थ्री से छोटा हो। तो ये तो डायरेक्ट थ्री से हो रहा है, टू तो फोर से हो रहा है, बट टू और थ्री के बीच में रिलेशन कहाँ है? लाइट नहीं। हाँ, तो टू और थ्री के बीच में कहाँ रिलेशन है? कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर। नहीं ना है। क्या हम ऐसा रिलेशन हम्म। नहीं बना सकते कि थ्री वाले छोटे हो जाए टू वाले से? बिल्कुल बना सकते हैं। अरे हमको अलग अलग ही ना चाहिए, तो अलग अलग ले लेते हैं। आ जाइए लेते हैं। एक्स एन बराबर इस तरीके से करते हैं कि आपके जो है वन माइनस वन बाई एन, ठीक है, इंक्रीजिंग है ना, वन माइनस वन बाई एन, दिस इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, राइट। जब आपके क्या हो जाए एन इज ऑड, ठीक है, इंक्रीजिंग है। पहला टर्म जीरो, दूसरा टर्म घटेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब दूसरा इंक्रीजिंग हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि एन ले लेते हैं, जब क्या हो जाए इफ एन इज इवन, ये भी तो इंक्रीजिंग है। इवन वाले बोले तो ये वाले, ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। आया ना, बात जा रहा है। यस सर। तो लेकिन इन दोनों को एक साथ कर पाइएगा? आप बोल पाइएगा कि अच्छा एक्स टू जो है एक्स थ्री से छोटा है, एक्स टू यहाँ पे टू हो गया, और थ्री करेंगे तो कितना होगा वन माइनस वन बाई थ्री। क्या ये छोटा, मतलब क्या ये टू से बड़ा हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो अब सर गया माइनस कुछ। वन के पावर एन में भी दिख जाएगा वो। हाँ मतलब आपको एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, माइनस वन टू द पावर एन में भी दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। यस सर। हाँ, बहुत एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन को देख के कहना मुश्किल होता है। थोड़ा सा ये ऑब्जर्व, इसलिए तो क्वेश्चन ये सब ले रहे हैं कि ताकि आप सोचोगे तो आएगा। एक एग्जाम्पल नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि इस केस से कि सीक्वेंस एक्शन जो है, इस साइड लिख देते हैं, सीक्वेंस एक्शन जो हो गया इज नॉट इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर गया, इंक्रीजिंग नहीं होगा। अगर ये इंक्रीजिंग आपके नहीं होंगे, तो आपके क्या ये इंक्रीजिंग होंगे? वाईएन भी नहीं होंगे। बिहेवियर तो उसका एक्शन पे डिपेंड करता है। वाईएन बोलते कि दोनों के मिडिल में है, लेकिन ये आपके इंक्रीजिंग नहीं है और ना ही डिक्रीजिंग है। हम ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं कि ये आपके डिक्रीजिंग ना हो, ये भी है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों ही नहीं होंगे, तो ये तो वाईएन का बिहेवियर एक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आपके जो वाईएन है ये भी इंक्रीजिंग नहीं होने वाले हैं। इसके लिए आपको एग्जाम्पल ढूंढना है। ढूंढिए इसके बीच में मिडिल में कोई एक टर्म जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो, इन दोनों के बीच में लाई करता हो, ठीक है। तो उसका भी पैटर्न कुछ ऐसा ही कर देंगे, इससे घटा देंगे इससे बढ़ा देंगे, हो जाएगा काम, ठीक है। तो ऐसा करके कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन आता है आपके सैंडविच थ्योरम से कि दोनों अगर एक्शन कन्वर्ज करते हैं तो वाईएन करेंगे, और अगर वाईएन कन्वर्ज करते हैं तो वाईएन का एल वैल्यू हो गया एल, तो आपके एक्शन जो है वो एल, और फिर ये हो जाएंगे एक्स एन प्लस वन। इसका मतलब एक्शन भी आपके कहाँ चले जाएंगे, सॉरी एक्शन प्लस टू है तो एक्शन भी कहाँ चले जाएंगे, एल ही जाएंगे, ठीक है। तो एक ही आ पाएगा कि एक्शन एंड वाई एन कन्वर्ज टूगेदर। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सीएसआर नेट का क्वेश्चन है। समझ में आया कुछ? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो धीरे धीरे, नहीं समझ में आया पूछना, कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ, हम सिर्फ अपना ठेका वाला काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बता सकते हैं कौन कौन सा सही होगा? पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से।
अच्छा, ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा साउंड वगैरह या दिखाई देने में? सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलो तब तो अच्छा है, क्लासेस आगे हो सकती है। सर ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन होगा। बाकी के लिए तब काउंटर है में हमारे पास। चलो तुम बोल रही हो तो बाकी का काउंटर बताओ तो फटाफट। बी ऑप्शन के लिए बता दो। अगर सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करता है तो कहता है नो सब सीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्ज। बी ऑप्शन के लिए बहुत सारा है। सर ए एन। चलेगा ना ये वाला? यस यस सर। सर। ये कहाँ हो गए? ए टू एन बराबर 1 हो गया फॉर ऑल एन के लिए, एंड ए टू एन माइनस वन भी आपके -1 हो गया फॉर ऑल एन के लिए। इसका मतलब हो गया सबसीक्वेंस, सबसीक्वेंस जो है ए टू एन एंड ए टू एन माइनस वन आर कन्वर्जेंट, आर कन्वर्जेंट, ठीक है। बट ए एन डज नॉट कन्वर्ज, डज नॉट कन्वर्जेंट। कहता है अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो कोई भी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। गलत बात, सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। चलो गया। पहला कैसे सही होगा? पहला सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके जितने भी सब सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होंगे। इवन कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। कन्वर्ज तो होंगे ही, साथ में उनके लिमिट भी सेम होंगे, तभी वो कन्वर्जेंट जो है। एक्चुअली सबसे बड़ा सीक्वेंस है किसी एक जगह जाता है तो उसका इनफाइनिटी मैन्यू वैल्यू भी कहाँ जाएगा? अलग अलग टर्म बाय टर्म भी करेंगे तो एक खास पैटर्न में नेचुरल नंबर को लेंगे तो भी तो वहीं जाने वाला है, क्योंकि सारे टर्म ही वहीं जा रहे हैं हमारे ना। तो ये चीजें हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज गलत। इफ ए सबसीक्वेंस ऑफ एन कन्वर्जेंट देन द सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन गलत। ये हो गया फॉर बी एंड सी के लिए। किसके लिए हो गया? फॉर बी एंड सी के लिए ये हो गया, दोनों के लिए। सबसीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है तो क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया? नहीं। If some subsequence of an does not converge, then the sequence converge. हाँ, some subsequence of an does not converge, ये भी तो गलत है फॉर बी और सी के लिए, ये भी गलत है। क्यों? एन ले लेते हैं। 1 इफ एन इज ऑड, कोई भी एग्जांपल लो, हजारों एग्जांपल है। और एन कर देते हैं इफ एन इज इवन। तो सबसीक्वेंस जो आप लोगे देन A2n is divergent, diverge, but A2n माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट, है ना। तो एक सबसीक्वेंस हम लोग ले लेते हैं, सम सबसीक्वेंस में एक सबसीक्वेंस जो कि कन्वर्ज नहीं कर रहा है, तो क्या सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा? सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं होगा, सीक्वेंस डाइवर्ज हो जाएगा। एंड अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। एक सबसीक्वेंस डाइवर्ज, एक सबसीक्वेंस कन्वर्ज, सम के जगह भी काम कर गया, जो कि कन्वर्ज नहीं है। हाँ, कन्वर्ज नहीं है, पूरा सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट हो गया, ये कहता है कन्वर्जेंट होगा, तो ऑप्शन गलत। तो कौन से ऑप्शन सही हुए? ओनली ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलिए, समझ में आया कुछ? ऑप्शन को पढ़ना स्थिर से, फिर समझना है। अगर नहीं समझ में आया ऑप्शन तो हम दूसरे तरीके से बताएंगे। पहले बताओ। यस सर, समझ में आ गया। है ना? तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना ऑप्शन को तो बहुत सारा चीजें निकल के आएगा कि अच्छा ये कहता है, अच्छा ये कहता है, अच्छा ये कहता है, ठीक है। बहुत सारा चीजें निकल के आएगा। लाइट अंधेरा अंधेरा क्यों लग रहा है समझ नहीं। मेरा फेस एकदम पूरा काला जैसा नजर आ रहा है जबकि लाइट बहुत जल रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। पिछले वाला क्वेश्चन भी सीएसआर नेट का है, शायद 2010 का ऐसे कुछ करके है, इसमें मेंशन कर देते हैं। ये वाले भी सीएसआई नेट के ही हैं। देखो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो नेट में 10 साल 15 साल पहले पूछे गए हैं, एज इट इज क्वेश्चन उठा के जैम में दे देता है। बहुत सारे खास करके सीरीज के क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है ना। एज इट इज उठा के क्या कर देंगे, आपको जैम में दे देगा।
तो थोड़ा सा ये भी देख लेना, सही रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कॉन्सिडर द सीक्वेंस an, कहता है सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, सीक्वेंस डाइवर्ज होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, लिमिट लिमिट इंफीरियर 0 होगा, लिमिट इंफीरियर -1 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सर। डी। यस सर। बिल्कुल सही जी, लिमिट इंफीरियर, इसका हम लोग को पता है, हम तो डायरेक्टली लिखाए हैं कि जो अगर माइनस हाँ सीक्वेंस an क्या होता है, अगर साइन n होता है तो s बराबर कितना, -1 से 1, इज द कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ये लिखा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। बड़ा अजीब सा ये सीक्वेंस है, ये भी बोले थे कि खुद यस तो एक नेचुरल नंबर से कर रहा है लेकिन इसके पास अनकाउंटेबल इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट है। अच्छा, कहता है कि कन्वर्ज होगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कभी नहीं होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा ये कह नहीं सकते हैं, तो साइन इन्फिनिटी कन्वर्ज हर जगह ऐसे घूमेगा, वो पूरा -1 से 1 तक को कवर करने लग जाएगा, वो हर एक पॉइंट के लिए चला जाएगा। तो ये ना ही कन्वर्ज बोल पाएंगे ना ही डाइवर्ज बोल पाएंगे, क्योंकि डाइवर्ज तो होगा नहीं क्योंकि ऑसिलेशन है, इसका रेंज ही है -1 से 1 के बीच में, ना ही कन्वर्ज बोल पाएंगे। हाँ, ऐसा बोलता है कि एन का वैल्यू कुछ फाइनाइट जा रहे हैं, अप टू लार्ज जा रहे हैं, तो अप टू लार्ज वगैरह के लिए हम कुछ सोचते, ठीक है ना, बहुत बड़ा, लेकिन सीधे इन्फिनिटी इतना लार्ज ले रहा है कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के केस में वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग, ठीक है, कन्वर्जेंट ऑसिलेशन कुछ नहीं कर सकते हैं कि साइन इन्फिनिटी आएगा, वो पूरा का पूरा -1 से 1 के बीच में लेने लग जाएगा, मतलब पूरा लिमिट पॉइंट ही आ जाएगा उसके पास, क्लोज इंटरवल। कन्वर्जन नहीं बोल पाएंगे, कन्वर्जन कब बोलते हैं, जब पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फिक्स होता है, राइट, पर्टिकुलर क्या होते हैं, एक पॉइंट पे जाके वो फिक्स होते हैं, सारे क्लस्टर कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, ये है। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सारे लिमिट इंफीरियर लिखे हैं, देखिए लिमिट और इंफीरियर, लिमिट इंफीरियर, तो लिमिट इंफीरियर -1 सबसे छोटा वैल्यू लिमिट पॉइंट का, तो जानते ही हैं। नेक्स्ट करते हैं, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये भी CSR नेट में पूछा गया है, दिसंबर 2007 का ही है, सेम टू सेम ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, बट ये थ्योरेटिकली है तो बहुत आसानी से बन गया, हम पढ़ा चुके हैं। नहीं तो फिर इसी में टाइम लगता आपको। ये वाले बताइए, a Cauchy sequence in Q which does not have a limit point in Q, ये तो करा चुके हैं जी, शायद ऐसा, ये भी आपके CSR नेट के ही क्वेश्चन है। डी में सर लिमिट पॉइंट नहीं निकलेगा। ABC 1 2 3 4 करके बोलो, उससे मुझे क्लियर होगा। सर 2 हो जाएगा इसका आंसर, 2, 2। यस सर। अच्छा सीखा 2, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा पहला क्या कॉची सीक्वेंस है, फर्स्ट वाला क्या ये कॉची सीक्वेंस है? नहीं सर, डाइवर्ज कर रहा इज है। नॉट ए कॉची सीक्वेंस, नॉट ए कॉची सीक्वेंस, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कॉची नहीं होता है, कॉची मतलब क्या, आपको याद है ना, कोई सीक्वेंस an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन उस टाइप से, ठीक है, an प्लस p करके बहुत सारे हम लोग स्टेटमेंट वहां पे मेंशन किए थे, तो हम लोग ये भी लिखे थे नोट में, एवरी कॉची सीक्वेंस इफ एन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस इफ एन ऑल इफ इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन आर रियल नंबर सिस्टम में, ऐसे भी हम लोग रियल एनालिसिस में डिस्कस कर रहे हैं, देन every Cauchy sequence is a convergent sequence, also every convergent sequence is a Cauchy sequence, right? तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंट है तो Cauchy नहीं है। अब इनका वैल्यू, तो इनका वैल्यू अगर अब तुम ऑप्शन में देखो तो
सी नंबर के लिए, तो सी नंबर का क्या जा रहा है, ये कॉची सीक्वेंस है, तो अगर ए एन का लिमिट ले ले, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो कितना जाएगा तुम्हारा, बोलो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 पर पावर एन, यही तो चल रहा है ना, 2 पर पावर एन, 2 पर पावर एन -1 कर देते हैं, क्योंकि दूसरे टर्म जो है 1/2 है, तो 2 पर पावर एन -1, ये कितने हो गए हमारे, 0 हो गए। तो ये तो 0 तो तुम्हारे कहाँ पे हो गए, क्यू में चला गया। कहता है कि कॉची सीक्वेंस तो है लेकिन कन्वर्ज नहीं करना चाहिए क्यू में, तो कन्वर्ज तो क्यू में चला गया, तो ये गलत हो गया। क्यू में रेशनल, रेशनल ये भी है, रेशनल ये भी। अच्छा इनको देखोगे ना, ये भी क्यू में जाएगा, ये भी 0 पे चला जाएगा, बचा कौन सा एक, ये वाले, और कौन सा बचेंगे। अच्छा बी नंबर का लिमिट कहाँ जाता है, ई पे सर। ई पे जाएगा, बिल्कुल सही। तो सीक्वेंस जो बी नंबर पे, बी एन का अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे, यहाँ से ए एन जो लेंगे वो तुम्हारा हो जाएगा सीरीज में 1/, पहला ध्यान से देखना, फर्स्ट में 1, दूसरा में 1 फैक्टोरियल, तीसरा में 2 फैक्टोरियल, चौथा में 3 फैक्टोरियल, nth टर्म लेंगे तो कितना हो गया, n-1 का फैक्टोरियल। अच्छा आर कर देते हैं, r-1 का फैक्टोरियल, और r का वैल्यू कहाँ हो गया, 1 से लेकर n तक। अब ना फोर्थ गया, फोर्थ में है क्या, फोर्थ में आपका 3 फैक्टोरियल तक है ना, थर्ड टर्म में 2 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म में 1 फैक्टोरियल, फर्स्ट टर्म में 0 फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो ये हो गए। अब आपको चाहिए लिमिट, अगर हम लोग लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कर दे ए एन का, तो ये कितना हो गया, ये सीरीज हो जाएंगे 1/r-1 का फैक्टोरियल, और r इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसके वैल्यू हो जाते हैं ई। क्या वैल्यू होते हैं, ई, क्योंकि ई ही होता है x टू दी पावर n/n फैक्टोरियल, जहाँ n का वैल्यू 0 से स्टार्ट है, तो n का वैल्यू 0 ही तो है, r-1 है, r का वैल्यू 1 दो तो 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट है, तो ये पूरे के पूरे हो गए तुम्हारे ई। अगर ई हो गए तो बस खेल खत्म। ये कहाँ बिलोंग करते हैं, इट डजंट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी हो गए कि क्यू का सीक्वेंस तो है लेकिन कन्वर्ज क्यू पे नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे चल जाएंगे, 0 पे। ऑप्शन नंबर डी के लिए देखेंगे, एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर हम लोग ए एन का करेंगे तो ये कैसा दे देंगे। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, इवन अगर ऑड टर्म देखेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है ना, फिर यहाँ पे नेगेटिव। अच्छा एक मिनट, हाँ अगर ऑड टर्म देखते हैं तो आपके पॉजिटिव जा रहे हैं इस तरीके से, और इवन टर्म देखते हैं तो उसी का नेगेटिव में है, मतलब डी क्या है। तो अगर डी में देखें तो अब पहले ए एन को मेंशन कर देते हैं, ए एन, तो ए एन हो जाएंगे हमारे 1/n, इफ, सॉरी 1/2 पर पावर n, 2 पर पावर n, इफ n इज n, ऑड वाले तो हैं लेकिन ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे ऐसा आ रहे हैं, n इज ऑड, तो ऑड में क्या हो गया ना, 1/3 1/5 ऐसा आने लग गया, तो यहाँ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, बोलिए, यहाँ क्या किया जाए, n-1/2 कर दें, n-1/2, बिना इसके तो काम चलेगा नहीं, गौर से देखो। हम्म, n-1/2, और एक और जाएगा, 1 पर पावर है, ध्यान रखना, फिर 1 पर पावर, 2 पर पावर, n/2, अगर तुम्हारे n क्या है, इवन है, क्या ये सही है, क्या ये सही है, पहले कंफर्म कीजिए क्या ये सही है। अजी देखो ना, फर्स्ट टर्म 1, थर्ड टर्म 1/2 ऑड में, तो n का वैल्यू 1 करेंगे तो 1-1 0, 2 पर पावर 0 1, n का वैल्यू 3 करते हैं, 3-1 2, 2/2 2 पर पावर 1, n का वैल्यू 5 करते हैं, 5-1 4, 4/2 2 पर स्क्वायर, यही तो यहाँ पे है। Received हाँ 1,999 rupees on Google Pay for business. यही ना है, पहला 1, तीसरा टर्म में 1/2, पांचवा टर्म में 1/2 स्क्वायर, है कि नहीं,
उसी के तरीके से तो यहाँ पे आगे चल रहा है, बताइए मुझे, यस सर, क्लियर है ना। अब यस अगर हम लोग ऑड टर्म देख लिए, इवन टर्म में क्या हो रहा है, सारा नेगेटिव। अच्छा, इवन टर्म में सारा नेगेटिव है ना, और एक माइनस छोड़ दिया जी। अब बोलो, इवन में पहला है -1, तो इवन में 2 से स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं ना, ये लीजिए, इससे एक घटाना पड़ेगा। ऐसा कर देते हैं, ये 2 पर पावर है, इस पे पावर है, 2 पर पावर है, ये भी ध्यान रखना 2 पर पावर में है। तो ये घटा दिया, क्यों? क्योंकि पहला टर्म इवन में क्या है, पहला टर्म जो है इवन में -1 है, तो n का वैल्यू 2 से स्टार्ट होता है इवन में। 2 1 1 -1 0, 2 पर पावर 0 होता है 1, तो -1 आ गया। फिर आगे आपका इवन में पहला टर्म, इवन में दूसरा टर्म यहाँ चला गया, क्योंकि ये इवन उसके बाद ये इवन, ठीक है। ये -1/2, तो n का वैल्यू 2 करते हैं, हो गया। n का वैल्यू 4 करेंगे, चौथा टर्म के लिए n का वैल्यू 4 करेंगे, तो 4/2 1, है ना। 4/2 2, 2 -1 तो 1, तो 2 पर पावर 1 दैट इज -1/2, बिल्कुल सही। अब तो ये कोई गलत नहीं है, ये nth टर्म निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर इसका लिमिट देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, तो ये तो आपके ऊपर में भी 0 और नीचे में भी 0, एफ एन इज ऑड, और यहाँ पे भी आपके हो जाएंगे n इज इवन। अगर n ऑड है और n इवन है तो आपके यही आएंगे। इसका मतलब लिमिट क्या हो गया, बताइए, लिमिट 0, लिमिट क्या हो गए 0। मजेदार बात यह है ना, इसमें लिमिट तो पता चल ही रहा था कि अच्छा नीचे इंक्रीज हो रहा है 0 जाएगा, लेकिन बड़ी बात है इसका nth टर्म लिखना, ठीक है। तो nth टर्म मुझे लगता है अब सही है, अब कोई गलत नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ n-1/2 है, यहाँ n/2 -1 है, फर्क है दोनों में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ऑप्शन बी तो ऐसे सही हो चुका था, बट चलो थोड़ा सा सीख ली, ये भी CSR नेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, इसका आंसर ln2 आ रहा है लिमिट ऑप्शन से। हाँ, इसका आंसर क्या आ रहा है, ln2 आ रहा है। चलो सही है। ये तो हम लोग तुम लोग शायद क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कर ही चुके हो ना, ठीक है। यस सर। इसका भी आंसर ln2 ही होगा। ln2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे करोगे इसको, अजय लिमिट ऑफ ए सम लगा दो ना, काम खत्म, इंटीग्रेशन से नहीं हो जाएगा। यस सर। ऐसा करके 1/n, 1/n + 1, 1/n + 2, कहाँ तक चलते जाएगा, 1/n + n, 2n है, तो एक काम करो, इसको सीरीज में लिख देते हैं, 1/n + r, और r का वैल्यू 0 से लेकर n तक, तो n कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गए an = 1/n कॉमन निकाल लिए, तो 1 हो गया n कॉमन, n + r/n ऐसा हो गया, और ये r का वैल्यू 0 से r का वैल्यू 0 से है ना जी, तो हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, r ऊपर ही है। अब इस पे लगा देते हैं लिमिट, तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, कितना आ जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/an, और सीरीज हो जाएंगे 1/1 + r/n, राइट। और यह हो गया r का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी बाय लिमिट ऑफ ए सम, कितने हो गए आएंगे ये हो जाएंगे आपके, लोअर लिमिट तो हो गया 0, अपर लिमिट r का वैल्यू, सॉरी यहाँ n है, r का वैल्यू 0 में 0, r का वैल्यू n में n कट गया 1, और n 1/1 + x dx, ये ना होंगे। सर n+1 टर्म्स तक जाएंगे ना, 0 to n+1 टर्म्स। n+1 टर्म तक काहे के ले जाएंगे, सर ये 0 तो से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तो 0 से स्टार्ट है तो यहाँ तक जाएंगे ना। लोअर अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट इनसे देखा जाता है, जब r के वैल्यू लोअर वाले रख दो, तो 0/n तो हो गया 0, r का वैल्यू अपर वाला रखो तो n/n कट के हो गया 1, अब तब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करो, कोई फर्क नहीं जाएगा, तो यही तो होगा। टर्म तुम्हारे n+1 जैसा दिख रहे तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम 0 से स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगर यहाँ 3 से स्टार्ट करो, यहाँ पे n+5 तक गया, तो यहाँ 3 रख के लिमिट निकालेंगे इसका लोअर के लिए, और n+5 रख के इसका यहाँ पे r के जगह निकालेंगे अपर के लिए। समझ में आया बात, यस सर। ठीक है।
ये हो गया ln 1 प्लस एक्स, और लिमिट कितना है 0 से लेकर 1, तो ये कितना होंगे ln 2 माइनस ln 1, ln 1 तो हो गया 0, तो ये हो गया ln 2, और ये जो किए थे कहाँ से किए हैं, बाय लिमिट ऑफ ए सम, बाय लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है ना, लिमिट ऑफ ए सम से हो गया। तो ये चीजें यहाँ पे है, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो ये तो हो गया, ये भी तुम्हारा देखो इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी तुम्हारा 2010 में सीएसआर में पूछा है, लेकिन अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, अब इन सब का नेट इसमें पूछता है तुम्हारा, जेएम में इस तरह का क्वेश्चन अब पूछता है, नेट में तो अब नहीं पूछता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जाएंगे तो एक थोड़ा सा डील हो जाता है। चलो ये बता दो क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्वेश्चन करते हैं आज, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 था ना, 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 बी क्या हो ऑप्शन सकता सही है, है सर। यस सर, बी होगा इसका। ABC 1 2 3 4 करके बोलो। 2 सर, 2। 2, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, हम पहले भी बोले काम करो एल रख के देख लो क्या कोई वैल्यू आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। कौन अभी ज्वाइन करना चाहता है, शांतनु कुमार, ये कौन है, छोड़ो, क्या वैल्यू आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, राइट, अगर वैल्यू नहीं आ पा रहा है, अगर वैल्यू नहीं आ पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं, और अगर वैल्यू आ पा रहा है तो उसी पे जाने का प्रयास करेंगे या उसी पे ले जाएंगे या वही हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन का l, तो देन कितना मेरे पास आ जाएगा l इक्वल टू 1/2 l प्लस 2/l, देखते हैं या तो आइडेंटिकल होंगे या वैल्यू होंगे, तो कितना हो गए 2l, 2l इक्वल टू l प्लस 2/l, तो 2l से l गया l, l इक्वल टू हो गए 2/l, दैट मीन्स कितने हो गए l स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ रहा है l इक्वल टू प्लस माइनस √2, वैल्यू तो आ रहा है, अब ये प्लस माइनस √2 पे चेक करना है कि कौन सा होंगे, प्लस माइनस √2 पे चेक करना कौन सा होंगे, लेकिन ध्यान रहे ये तब होते हैं जब आपके सीक्वेंस बाउंडेड एंड मोनोटोन हो, उस केस में हम लोग करेंगे, बाउंडेड एंड मोनोटोन हो तब कन्वर्जेंट होते हैं तो मानते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम में क्या कर लेंगे पहले ट्राई कर लेंगे, पक्का अगर ये बाउंडेड हो गया मोनोटोन भी होगा क्योंकि लिमिट आ रहा है इसका, है कि नहीं, तो ये इसलिए सीधे सीधे क्या कर निकाल लो। अब ये हो गया, अब बचता है कि अगर होंगे लिमिट तो √2 पे होंगे, और नहीं तो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तो फाइनाइटली हो सकता है, बट यहाँ पे लिमिट की बात की है हम लोग, लिमिट पॉइंट नहीं, तो या तो √2 पे ही जाएगा और कहीं दूसरा चांस नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा, डाइवर्ज इनफाइनाइटली ये गलत हो जाएंगे क्योंकि लिमिट पॉइंट तो आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो ये तो गलत हो गए, पहला तो गलत हो गया अगर होंगे भी तो। अब आते हैं बात की क्या ये मोनोटोन है, क्या इंक्रीजिंग है, क्या डिक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर पहला टर्म कुछ भी लो, कहता है पहला टर्म 0 नहीं है, तो चलो हम कुछ भी उठा लेते हैं, क्या उठाओगे पहला टर्म, कुछ भी ले लो 0 को छोड़ के, तो x0 को मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, x0 1, तो x2 कितने होंगे, x2 1/2 और x0 प्लस 2/x0, है ना, तो कितना हो गया यहाँ से, ये 1/2 1 प्लस 2, 5 मिनट, तो कितने हो जाएंगे 3/2, राइट, 1 से तो बड़ा है। अच्छा x2 कितने हो जाएंगे, तो x3 कितने हो जाएंगे, x3 तो 1/2 x2 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2, तो ये हो गया अपर 2, कितने हो गए 1/2, और यहाँ पे हो जाएंगे 3/2 प्लस 4/3, अब इनको कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे कैलकुलेट करके 3 यहाँ पे कितने हो गए 3/4 और प्लस 2/3, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 8, तो ये हो गया 17/12, ये भी आपके जो है 3/2 से तो बड़े ही हैं क्योंकि 3/2 का वैल्यू हो जाता है आपका कितना 1.5, है ना, तो 3/2 से तो ये बड़े ही हैं ये वाले, ठीक है, ठीक 1.5,
3/2 1.5। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3/2 बड़ा होगा ना जी, 1.5 ये कितना हो गया, ये 17/12 है ना, तो ये तो 3/2 से छोटा है, 3/2 से ये छोटा है, और ये 3/2 से छोटा है। पहला टर्म हो गया 1, उसके बाद क्या गया मैक्सिमम टर्म, उनके बाद घटा, उनके बाद तो लग रहा है घटेगा। तो अगर आफ्टर सेकेंड टर्म देखे तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग करेगा, और फर्स्ट टर्म से सीधे इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज कर गया, थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा घट गया। या हो सकता है ये मोनोटोनिक सीक्वेंस ना ऑसिलेट करे, दोनों साइड से आ रहा हो, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके बीच में आएगा, वही तो लग रहा है मुझे देख के। नहीं लग रहा है? एक टर्म आप और निकालो तो पता चल जाएगा, एक टर्म और निकालो। इतना पक्का है कि कन्वर्जेंट तो है, कन्वर्जेंट है तो ये नेगेटिव में जाएगा नहीं, क्योंकि हमने अगर पॉजिटिव लिया है, कोई कहता है कि कुछ भी नहीं जीरो को छोड़ के, तो लो पॉजिटिव, पॉजिटिव में ऑल टर्म आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो जाएंगे नहीं। अगर नेगेटिव नहीं जाएंगे तो इसका लिमिट कितना हो जाएंगे, एल नॉट इक्वल टू, बट एल जो है आपके नेगेटिव में नहीं हो सकते, इसका मतलब एल बराबर √2 ही होंगे। ऑप्शन से तो ये चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑसिलेट फाइनाइटली, अगर एक ही लिमिट आ रहा है तो ऑसिलेट फाइनाइटली भी नहीं हो सकता है, और इनफाइनाइटली तो होगा ही नहीं। बट मुझे देखना है क्या ये मोनोटोन है, क्या ये मोनोटोन है, तो अभी तक तो मोनोटोन नहीं दिखा है। x4 कीजिए जी, x4 कितना हो जाएगा, x4 था कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1/2 x3 17/12 प्लस 2/17/12 ऊपर चला गया, कितना हो गया 1/2 17/12 24/17। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है हम आपको बताते हैं, ऐसा संभावना लग रहा है, ठीक है ना। ये बीच में कहीं जाएगा एल, पहला टर्म जो है ना ये √2 है, पहला टर्म जो है तुम्हारा यहाँ पे कहीं होगा 1, दूसरा टर्म जो है ये A1 हो गया, A2 जो होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके A3 जो होंगे ना रिटर्न में, ये √2 से छोटा आया, तो कहीं ना कहीं ये A3 जो होंगे ये आपके यहाँ पे A3 होंगे। अब की बार A4 जो होंगे यहाँ पे होंगे, A5 जो होंगे ये आपके यहाँ पे होंगे, A6 जो होंगे ये आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये जाएगा, इस तरीके से ये जाएगा, मतलब ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करते हुए, क्योंकि देखिए ना फर्स्ट टर्म के बाद 1/3 आ गया, अब 1/3 से छोटा 17/12, क्योंकि 1/3 से छोटा हो गया, ठीक है ना। ये कितने आपके 3/2, ये आपके आ गए 3/2। या हो सकते हैं कि अच्छा √2 का वैल्यू कितना होता है, सर 1.414। 414, और 17/12 का वैल्यू कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए तो। हाँ जी ज्यादा है जी, 1.414 होता है ना, ये 1.416 हो रहा है। ऑसिलेट नहीं कर रहा है, दोनों तो एक ही जगह हो जा रहा है, दोनों एक ही साइड में हो रहा है, गलत हो गया ये, दोनों एक ही साइड में हो रहा है। निकालना पड़ेगा, यही बात हो जाता है। यहाँ पे अगर L√2 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है A1 जो कि 1 है, यहाँ पे हो रहा है A2 जो कि आपका दिया हुआ है 3/2। अब A3 जो हो रहा है कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे जस्ट इसके नजदीक आ गए A3, क्योंकि √2 से बड़ा हो रहा है, √2 से बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा। हो सकता है A4 भी यहाँ हो, A5 हो, A6 यहाँ हो, इधर से धीरे 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 आपके √2 में जाए, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने अपने मन से पिक किया था, क्या पता आप अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव में लो तो। सर हाँ उल्टा लिख दिए हैं, सर उल्टा लिखे, A1 हाँ को आपने 1 वही बोले किधर उल्टा लिख प्लेस, दिए, तुम सर बोले और हमको समझ में आ गया कि उल्टा लिख दिए, ठीक है। क्या पता यहाँ पे 1 हो, क्या पता तुम्हारे अगर तुम नेगेटिव में कहीं भी लो, यहाँ पे कितना ले लेते हैं, ये ले लेते हैं तुम्हारे A2 का वैल्यू 1/3/2, उसके बाद ले लेते हैं A3, A3 हो गया आपके 17/12,
फिर अगला वाला हो जाएंगे A4, अगला वाला हो जाएंगे A5 और इस तरीके से जाएंगे। अब हमको समझ में आ गया ये क्या है। इसको जनरली लोगे ना तो वो पता चल जाएगा। यहाँ जो है इस ये कहता है कि A0 जो है यानी कि X0 आपके कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हम पे डिपेंड करता है। नेगेटिव पॉजिटिव हम पे डिपेंड करता है। क्या पता हम इसका वैल्यू, मुझे तो नहीं पता है कि इसका लिमिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम अगर X0 का बराबर 10 भी ले लें तो क्या होंगे, तो आफ्टर सम टाइम्स हो सकते हैं ये आपका क्या करे, आपके डिक्रीज करे, आफ्टर सम टाइम्स आपके इंक्रीज करे, बट आफ्टर सम टाइम से डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से। तो अगर हम पहला 10 ले लेते हैं और पहला -10 ले लेते हैं, दोनों में कुछ टर्म का आपका डिफर आएगा। कुछ टर्म होंगे कि 10 और -10 में इंक्रीज डिक्रीज होंगे, क्योंकि इस कंडीशन के साथ ही ना मुझे फाइंड करना है। ये जो कंडीशन दिया गया इसी के साथ फाइंड करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप 10 लेती हो, पहला टर्म यहाँ आ जाएंगे 10, तो एक दो टर्म के बाद वो एक 10 से तो डिक्रीज करेगा 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 करेगा, पूरा डिक्रीजिंग। बट अगर आप -10 लेते हो तो धीरे 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 करके ये इंक्रीज करेंगे, इधर आएंगे, फिर इधर से ये डिक्रीज करेंगे। तो कुछ टर्म इंक्रीज करेंगे और उसके बाद डिक्रीज करेंगे। ध्यान रखना आफ्टर सम टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमेशा क्या होंगे, मोनोटोन नहीं हो सकते हैं। मतलब कुछ टर्म, जैसे कि एक एग्जांपल, ये तो एक समझ में आ गया। चलिए आपको एग्जांपल लेते हैं। इफ x0 बराबर -10, जैसे हमने कहा अभी, व्हाट अबाउट x1, तो 1/2 x0 -10 प्लस 2/x0 -10, राइट, यही होंगे। कहाँ गए जी, क्वेश्चन क्या है, -10 में माइनस करके आए। और ठीक है, देखिए तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है अभी पता चल जाएगा। -10 और माइनस हो जाएंगे 1/5, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, ये तो माइनस में ही आ जाएगा पूरा का पूरा, आया ना। कितने हो जाएंगे, 50 + 1, तो हो जाएंगे 51 नेगेटिव में, और 10 जिसका वैल्यू होता है -5.1। ठीक है, इंक्रीज किया। अब अगर हम लोग जाते हैं x2 में, x2 हो गया, हाँ x2 में अगर हम लोग देखें तो 1/2 और -15 1/10 और फिर प्लस 2 -15 1 और 10 करेंगे ऊपर तो हो गया 20। तो कितना हो गया, दोनों जगह से माइनस कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 × 51, तो 501, यहाँ 51 51 का हो जाएंगे स्क्वायर, और प्लस 51 कट गया, यहाँ हो गए 200, तो ये वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक मुझे जो भी लग रहा है, इनको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो इनसे तो बड़ा ही आएगा। बड़ा इन द सेंस 10 के बाद इंक्रीज किया फिर इंक्रीज करेगा। तो अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट करोगे इधर से, तो धीरे 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 इंक्रीज करके √2 जाएगा। और ये देखना है कि √2 से बड़ा कोई वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैसे पता चलेगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा आफ्टर कुछ टर्म लेके। ठीक है ना, इसमें दो चीजें आने लगता है, या तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, या हो सकता है कुछ के बाद जंप करके इधर आए और यहाँ से फिर आपका डिक्रीज करे। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगा, या एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो। और अगर पॉजिटिव लेते हो तो वो हो सकता है कि आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो उसी पे आपका सारा चीज है। जैसे हमने 1 लिया, तो 1 के बाद सीधे जंप किया, फिर इसके बाद इधर आया 3/2 से, तो ये देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये बात बोल सकते हैं कि ये कोई भी सीक्वेंस है, ये कभी भी मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं होगा। कन्वर्जेंट तो है, √2 पे कन्वर्ज करता है, बट मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, एक एक इससे एक रिजल्ट मुझे याद आया, आप बता सकती हो। एक स्टेटमेंट ने तो अभी हम जैसे कहे कि एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमने ये कहा था, एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, राइट। अब यहां से एक सवाल और बनता है, ठीक है, अ बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है, अ बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, अ बाउंडेड सीक्वेंस, नो सर। नहीं, बिल्कुल ये भी आपको पता होना चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस इज मोनोटोनिक। आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा नो।
बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल भी इसी में आपके कैलकुलेट हो गए, ठीक है। या आप ऐसा ले लो, होगा ना। ऐसा, है ना। ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट भी है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है। अ बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सॉरी, अ बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बाउंडेड और कन्वर्जेंट हो, जरूरी है नहीं है मोनोटोनिक होगा। ये है बाउंडेड और कन्वर्जेंट भी, बट जरूरी नहीं है मोनोटोनिक होगा, क्योंकि ये मोनोटोनिक नहीं है। उस केस में ये भी है, ये आपके बाउंडेड भी है, √2 से छोटा है, कन्वर्जेंट भी है, बट मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मोनोटोनिक नहीं होगा, पहला टर्म के बाद बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर कभी इंक्रीजिंग हो सकता है कभी डिक्रीजिंग हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो एक ही ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये वाले आप फिर से बनाना, आपके लिए एक्सरसाइज रखते हैं। अब बाकी क्वेश्चन और भी है, हम लोग कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। हम कुछ 15 क्वेश्चन आज सिलेक्ट किए थे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करने नहीं होगा, परसों फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। सोचना आप, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। ये अब आपके जैम के क्वेश्चन आ गए, और कुछ और भी नेट के गेट के अभी करेंगे इस पे। सीक्वेंस सीरीज का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाले भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज तो बड़ा क्लास नहीं हुआ, कल तो नहीं, परसों फिर क्लास होंगे हमारे, तो इसके आगे फिर हम लोग नो कंटिन्यू वो करेंगे, ठीक है। सर जो तो आप स्टेटमेंट दिए हैं उसको हाँ, एग्जैक्ट नो क्यों बोल सकते हैं? क्या, उसमें तो नीड नॉट भी हो सकता है ना। कौन सा। बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, तो नीड नॉट एग्जैक्ट भी नो उसी में आ कैसे बोल जाता है, सकते मतलब बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट। देखिए, बनाने के लिए बना भी सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट इच में है ना, मे नॉट में भी होगा तो यस हो जाएगा, मे और मे नॉट भी करेंगे तो फिर यस हो जाएंगे। बट इच का मतलब हमेशा होता है। एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोनिक है, नहीं है। एवरी की बात करें, या अब लगा दीजिए यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा आपने कहा तो अच्छा लगा, उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है। अब सही है। एवरी बाउंडेड हैं? यस सर। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, आंसर होगा नो, ठीक है ना। अब सही है, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा तो है कि बाउंडेड भी और ऐसा भी तो एग्जांपल है कि एन बराबर 1/n, है ना। ये बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट भी है और मोनोटोन भी है, क्योंकि एक स्टेट में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये जो जानते हैं, इसी का एक नेगेशन में ये चीजें आ गया, इसी का एक नेगेशन में आ गया। एक स्टेटमेंट ये जानते हैं, एवरी एवरी बाउंडेड बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये स्टेटमेंट होता है। कौन कहता है, बता सकते हैं किसका स्टेटमेंट है ये। हम्म, सीक्वेंस से पढ़ा है ना, वरिस्टार्स थ्योरम, ठीक है, वरिस्टार्स थ्योरम। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, वो क्या कहता है, हैज अ लिमिट पॉइंट, वरिस्टार्स थ्योरम लिमिट पॉइंट कहता है ना। लेकिन लिमिट पॉइंट में क्या होता है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, बट उसमें अगर मोनोटोन लगा दोगे तो आइदर मोनोटोनिक इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, क्योंकि बाउंडेड है तो एक ही जगह लाई कर जाएगा पूरा का पूरा, आफ्टर सम टाइम के बाद तो फिर वो कन्वर्जेंट हो जाएंगे। एवरी बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, बट एवरी बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोन, ठीक है, इज नॉट मोनोटोन। एवरी लगा दिए इसलिए आंसर हो गया नो। चलिए, अब ठीक है, अब बोलिए कोई डाउट है तो। ठीक है, तो आज लगभग 10 क्वेश्चन किए हम लोग, 9 क्वेश्चन। बाकी हम लोग लेक्चर नंबर 27 पे परसों के क्लास पे फिर डिस्कस करते हैं, कल छुट्टी है, ठीक है ना।
और कोई डाउट होगा, डाउट क्वेश्चन भेज देना, हम पहले डाउट क्वेश्चन करा देंगे। मॉर्निंग में क्लास चलेंगे 9 AM से, ठीक है? सर इसका PDF ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, अभी डाल देते हैं ना PDF तुरंत। ओके सर।